हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आपको पता है, आपने उम्मीद करता हूँ आपने पहला वीडियो देख लिया होगा जिसको है हमारा यूनिट 1 का पार्ट 1। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 का पार्ट 2, जो हमारा पूरा होने वाला है जिप्सम और सीमेंट पे बात करने वाले हैं। साथियों, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को छोटा रखा जाए, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है आपका थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए वीडियो लगभग 1 घंटे का चला जाता है। और ये जो बिल्डिंग मटेरियल का जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है, मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस का, ये लगभग हमको लगता है सभी लेक्चर लगभग बना के जाएंगे। तो आपको पढ़ने का आसान तरीका रहेगा कि जब आप इसको वीडियो को ऑन करें तो आप कुछ और भी काम कर सकते हैं, या फिर जब आप और सब्जेक्ट से पढ़ के थक जाएं तब आप इस वीडियो को देखते रहिए और इसको समझते रहिए, ताकि आपके एग्जाम आते आते आप इसको भी कवर कर लेंगे और आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ये सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, तो आप इसको सिर्फ आसानी से पढ़ सकते हैं और एग्जाम में आप इसको लिख सकते हैं। तो साथियों, आप उम्मीद करता हूँ पहला वीडियो देख चुके होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमारे चैनल पर जा करके आप और सारे वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। चैनल का नाम आपको पता ही है, सिविल मंत्रा चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे हमारे और जो सारे वीडियो हैं वो आप देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यदि आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे क्वांटम सीरीज या फिर जो क्वांटम के लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके इस सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो जल्दी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यदि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, आपके कोई साथी मैकेनिकल के, तो उनके लिए भी यहाँ पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप वहाँ पे जा करके अपना फुल प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे जितने मैकेनिकल का प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएंगे, या फिर आप सिविल का यदि आप चाहिए तो सिविल क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। और लगातार वीडियो इस पर अपलोड हो रहे हैं, तो मिस मत करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको सारी वीडियो यहाँ पे मिल जाए। तो आइए चलते हैं अपने कंटेंट की ओर, ताकि हम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को भी खत्म कर लें। तो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला वो होने वाला है जिप्सम का, और दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे वो रहेगा सीमेंट का। तो आइए हम पहले बात करते हैं हम जिप्सम की। जिप्सम आपने सुना होगा एक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। ये तो हो सकता है आपने 12th में पढ़ा होगा, जब केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उसी में हमारा आता जिप्सम भी आता है। जिप्सम में हम क्या करते हैं, क्या होता है, आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा आपको जो एलिमेंट है उनकी आपको नॉलेज होगी, लेकिन हमारे बिल्डिंग मटेरियल में कैसे यूज होते हैं, जो बिल्डिंग यूज के लिए क्या क्या होते हैं, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हम आपको यहाँ पे बात करेंगे। तो जिप्सम यहाँ पे प्रकार का आपको देखते होंगे, घर में जब डिजाइनिंग होती है ऊपर प्लास्टर होता है, एक पाउडर फॉर्म में लाते हैं वाइट, एक वाइट सीमेंट अलग होता है, वाल पुट्टी अलग होती है, लेकिन जिप्सम आपकी बात करने वाले आज हम यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जिप्सम में थोड़ा सा वाइट कलर का होता है। तो जिप्सम भी हमारे क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट के स्थान पर बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। ये कैसा है, वाइट सीमेंटिंग मटेरियल है। सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब क्या है कि आप इसमें वाटर मिलाते हैं तो बाद में ये जम जाता है, ये सीमेंटिंग हो जाता है, बाद में एक सॉलिड का रूप ले लेता है। और ये किससे बनाया जाता है आप जानते होंगे, कंप्लीट पार्शियली और कंप्लीट डिहाइड्रेशन ऑफ मिनरल जिप्सम। आप जिप्सम जानते होंगे, उसके पार्शियल या फिर कंप्लीट डिहाइड्रेशन से बनाया जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन ड्राई जिप्सम पाउडर इज मिक्सड विद वाटर। अब ड्राई जो जिप्सम होता है वो पाउडर के फॉर्म होता है, जो आपके अभी मैंने बैग दिखाया था उस वैसे ही बैग में हमारा जो जिप्सम में वो पाउडर आता है। जैसे आप सीमेंट का बैग आते हैं केजी के 50 केजी के, वैसे इसके भी बैग आते हैं, वो लगभग 25 केजी के होते हैं, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, फिर जब वाटर से मिक्स करते हैं तो ये हार्ड हो जाता है, कुछ टाइम पे आप देखेंगे ये हार्ड हो जाता है, एक सॉलिड का फॉर्म ले लेता है। तो ये मटेरियल क्या होता है, कैन बी अप्लाइड फॉर ओवर ब्लॉक ब्रिक कंक्रीट सरफेस टू फॉर्म द स्मूथ सरफेस। अब आपने कोई ब्रिक वॉल तैयार की, लेकिन उसका जो सरफेस आप देख रहे हैं वो इवन नहीं है, या फिर आपने प्लास्टर करवाया उसके बाद भी आपका जो बहुत पुराना प्लास्टर हो गया और जो उसका सरफेस है वो अनइवन हो गया है, तो हम वहाँ पे जिप्सम का यूज़ कर सकते हैं, जिप्सम प्लास्टर का हम वहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें कोई हम सैंड नहीं मिलाते, और जल्दी से इस प्रकार में फॉर्म होता है कि हम इसको हमको वाटर मिक्स करना है एक इनफ अमाउंट, एक प्रोपोर्शन में, फिर हम इसको एक पेस्ट बन जाएगा, पेस्ट को हम अप्लाई कर देंगे, फिर वो कुछ टाइम बाद आपका हार्ड होकर के एक प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आप नाम सुनते होंगे पीओपी, वो भी आपका जिप्सम से ही बनता है। तो ओनली द एडिशन ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड, सिर्फ हम वाटर को ऐड करते हैं। और ये क्या क्या देखिए, एकास्टिक मतलब कि ये आपका के रूम को या फिर आपके बिल्डिंग को साउंड प्रूफ भी बनाता है, और थर्मल प्रॉपर्टी भी या थर्मल साउंड प्रूफ भी होता है। थर्मल की जो मतलब हीट है उसको भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाता है। प्रॉपर्टीज वाइल गिविंग लेवल्ड वॉल्स विद द बेस्ट फिनिश, बेस्ट फिनिश के साथ वाल को लेवल करता है, उसके साथ साथ आपको एकास्टिक और थर्मल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे इसकी अच्छी होती है। ये आपको जिप्सम के बारे में थोड़ा सा आपको लिखने को मिल सकता है, आप इसको लिख जाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा
इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या हैं, टेक्निकल थोड़ा प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो इसका कलर होता है या फिर जब हम सरफेस को फिनिश करते हैं वो कैसा होता है, हमारा वाइट होता है। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग टाइम की, तो आप सीमेंट जानते हैं 25 से 30 मिनट, लेकिन ये उतना नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे दिया गया 25 से 30 मिनट, लेकिन आपको ये और जल्दी ही आपको ये सेटिंग टाइम मिल जाएगा। कवरेज एरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको एक बैग में यदि आप 12 mm की थिकनेस से आप प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर की थिकनेस यदि 12 mm होती है तो आपको 21 फीट स्क्वायर आप इसकी प्लास्टर कर पाएंगे। और यहाँ पे जो पैकेज साइज होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये लगभग 25 किलोग्राम का पैकेज होता है। एक पैकेट 25 किलोग्राम का होता है। और आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे जहाँ जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं वहाँ पे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे, पीओपी या फिर जिप्सम बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ये कोई ब्रांड था यमाना जिप्सम के नाम से, मैंने थोड़ा इसका भी स्पेसिफिकेशन लिया ताकि वो थोड़ा सा और आइडिया लग जाए। ये तो आपको जनरल बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन जब आप कंपनी बनाती है कोई प्रोडक्ट तो उसका क्या स्पेसिफिकेशन होता है देख लीजिए। यहाँ पे भी इसका क्या है, विकार्टिंग सेटिंग टाइम क्या बोला गया यहाँ पे, इनिशियल सेटिंग टाइम 4 से 6 मिनट, मतलब कि इतने में ये सेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 से 12 मिनट है, मतलब कि इसको हम बोल नहीं सकते कि एक्यूरेटली 25 से 30 मिनट, लेकिन जो कंपनियां बनाने की कोशिश करती हैं वो कम से कम रखती हैं ताकि आपका सीमेंट से ज़्यादा आपको बेहतर यहाँ पे मिल पाए सेटिंग टाइम। और यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया गया है 12.5 MPa का, बेंडिंग स्ट्रेंथ 2.5 MPa का, और हार्डनेस जो है 10 MPa का है। आगे बात करें तो इस कंपनी के जो जिप्सम थे बोले प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसके यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। रेसिड्यू आयन जो जिसकी फाइनेंस 16% है, फाइनेंस यहाँ पे 84% है, यहाँ पे रेसिड्यू है, मतलब कि जब हम CU एनालिसिस करते हैं, आप सीमेंट में भी हम बात करेंगे तो जो उस पर रुक जाता है CU पे वो हमारा 16% है, और फाइनेंस हमारी क्या है 84% है। प्योरिटी 88% जो इसको हार्डनेस देती है, तो वही 88% यहाँ पे वाइडनेस भी हो जाएगा। जो क्रिस्टल वाटर 5 से 6.2% तक, और बल्क डेंसिटी इसकी जो होती है यहाँ ध्यान दीजिएगा 0.77 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये एवरेज की नहीं बात करें, इन्होंने जो आइडिया के लिए जो मैंने एक ब्रांड उठाया यहाँ पे इनका यमाना जिप्सम का, उन्होंने ये अपनी स्पेसिफिकेशन ये अपने जिप्सम में दे रखा था। तो आपको थोड़ा सा एक आउटलुक मिल जाएगा कि आप जब कोई बोलेगा जिप्सम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करना चाहिए घर में, तब आप इसको एक आइडिया ओवरव्यू ले लेंगे क्या होता है। आइए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ जिप्सम ऑफ प्लास्टर क्या होती है। जिप्सम प्लास्टर की बात करें या प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, वही दोनों लगभग सेम आती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब घर पे लाते हैं तो वही आपको जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, इट इज़ लाइट वेट एंड हेंस इट इज़ यूज फॉर द प्लास्टरिंग डज नॉट इंक्रीज द स्ट्रक्चरल लोड ऑन द बिल्डिंग। ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जैसे बोला गया लाइट वेट होता है। किससे लाइट वेट, सीमेंट से हम यहाँ पे कंपेयर करें तो इसका जो वेट होता है वो लाइट होता है, हल्का होता है। इसके कारण क्या होता है, जब हम इसका प्लास्टर करते हैं वाल पे तो वो जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का लोड है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर का, वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, एक नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ बोला गया जिप्सम प्लास्टर क्या होता है, सूखने पर ये श्रिंक नहीं होता, सूखने पर ये श्रिंक नहीं होता और हार्डनिंग हो जाता है। तो जैसा कि हमारा सीमेंट क्या होता है, थोड़ा श्रिंक होता है, लेकिन ये श्रिंक नहीं होता है। और ये इसमें हमको क्रैक देखने को नहीं मिलते जब ये हार्ड होता है तो। और यहाँ बोला गया जिप्सम इज नॉन कम्बस्टिबल एंड कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ क्रिस्टल वाटर। नॉन कम्बस्टिबल मतलब कि इसमें आपको फायर लगाने का या फायर का भी डर नहीं होता कि इसमें आप फायर पकड़ लेगा, कि आपको इसका भय नहीं होता, और उसमें क्रिस्टल वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है कि इन द इवेंट ऑफ फायर इट एक्ट लाइक अ बैरियर एंड प्रोटेक्ट द ब्लॉक वर्क कंक्रीट एंड स्टील। आपने जिस पर इसका अप्लाई किया है, जिस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का या फिर जिप्सम का, तो चाहे वो ब्लॉक वर्क हो, चाहे कंक्रीट हो, चाहे स्टील हो, उस पर ये फायर के लिए एक बैरियर का रूप करता है और वो हमको बचाता है फायर से। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी हो जाती है। और आगे बात करें तो जो जिप्सम प्लास्टर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, लो है, और ये अब हमारी एनर्जी और पावर को भी सेव करती है। अब आगे बात करें जिप्सम प्लास्टर क्या होता है, एक हाई टेंसाइल और फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है हमारे प्लास्टर को। तो कुछ यहाँ प्रॉपर्टीज हो गई। हाई टेंसाइल मतलब कि ज़्यादा नहीं, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, ऐसा नहीं कि हम सीमेंट से भी ज़्यादा हम इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ले पाएंगे, नहीं, एज कंपेयर करें तो नॉर्मल में तो ये हमको इनफ टेंसाइल स्ट्रेंथ दे देती है। और थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, फिर हमारी बात आती है हमारे जिप्सम प्लास्टर यूज करने के एडवांटेज क्या क्या हैं। यहाँ साथियों, हम अगर बिल्डिंग मटेरियल में यूज करने जा रहे हैं तो क्या क्या हमको यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलती हैं, उसको भी हमको बात करना जरूरी है। तो पहला चीज़ है कि जिप्सम प्लास्टर क्या है, इजी टू यूज है, जिसके कारण हमारा टाइम सेविंग प्रोसेस हो जाता है। सिर्फ हमको क्या करना है, वाटर मिलाना है, अप्लाई कर देना है, जिप्सम में वाटर अप्लाई मिलाना है, मिक्स करना है, फिर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे टाइम सेविंग हो जाता है, टाइम सेव होता है, जिसके कारण हमारा प्रोजेक्ट का कास्ट भी कुछ अमाउंट में कम हो जाता है।
इसमें हमारा वेस्टेज कम होता है क्योंकि हम उतना ही मिक्स करते हैं जितना हमको यूज करना है, तो वेस्टेज हमारा निग्लिजिबल होता है लगभग ये बात करें तो, और ये हमको आसानी से वर्केबल होता है, एज ए पेस्ट फार्म होता है और अच्छी फिनिशिंग देता है। एडवांटेज हुआ नहीं हुआ, आप भी यूज कर सकते हैं। जिप्सम प्लास्टर डज नॉट रिक्वायर क्यूरिंग विच सेव्स बोथ वाटर एंड टाइम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब कि इसमें हमको क्यूरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जिसका हमारा वाटर भी सेव होता है और टाइम से पहले सेव भी हो रहा था। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये दो फायदे हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यूरिंग में हमारा टाइम जाता है, साथ में लेबर जाता है, साथ में उसमें भी कुछ न कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, क्योंकि आफ्टर कंस्ट्रक्शन में हमको उसको केयर करनी पड़ रही है, तो हमको देखना पड़ता है। द स्पेस जो हमारा जहाँ पर हमने प्लास्टर किया है वो बिल्कुल जो बड़ा, अगर बड़ा स्पेस है तो बड़ा दिखता है, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सुंदरता आ जाती है, क्योंकि जो हमारा जिप्सम प्लास्टर है वो वाइट इन कलर होता है। कोई भी देखेंगे अगर हमारा जो हमारा प्लास्टर अगर वाइट में होता है तो अच्छा अजीब सा दिखता है और अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। और अगर बात करें तो यहाँ पे ये जिप्सम प्लास्टर है प्रीमिक्स मटेरियल है, हमको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ वाटर मिलाना होता है। और ये जो पैक्स में आते हैं, जैसे मैंने बताया 25 किलोग्राम के बैग्स में आते हैं, जिसको हम आसानी से पैक को हैंडल कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, आसानी होता है। और यहाँ बोला गया किस किस के लिए हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे डेकोरेटिव पर्पज के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेटिंग टाइम ऑफ जिप्सम प्लास्टर कैन बी कंट्रोल, ये इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। कुछ यहाँ पे मटेरियल्स आते हैं, कुछ यहाँ बोले केमिकल्स आते हैं, जिनको मिला करके इसको घटा भी सकते हैं सेटिंग टाइम को, बढ़ा भी सकते हैं। आल्सो द टाइम गैप रिक्वायर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोट्स इज लेज, अब मान लीजिए हमने एक कोट कर लिया प्लास्टर का, दूसरा कोट करना है, तो जब जल्दी सेट हो जाएगा तो हमको टाइम जो बिटवीन रिक्वायर है, बीच में हमको जो टाइम का गैप है वो कम हो जाएगा, तो टाइम जो हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो फास्ट हो सकता है, और साथ में स्मूथ फिनिश देता है। और हर टाइप का पेंट हम इस पर हम कर सकते हैं। हर टाइप का एक प्राइमर कोट किए, फिर उसके बाद हमको जो हमको अप्लाई करना है पेंट, उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर अलग अलग टेक्सचर और सरफेस हार्डनेस कैन बी ऑब्टेन्ड, अलग अलग टाइप के टेक्सचर हम इस पर बना सकते हैं, इसीलिए हम इसको डेकोरेटिव पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। और यहाँ बोला गया जिप्सम प्लास्टर इज नॉट अफेक्टेड बाई इंसेक्ट, इसमें हम इंसेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यहाँ बोला गया डज नॉट फेवर ग्रोथ ऑफ फंगस, और ये फंगस के ग्रोथ को भी यहाँ पे मतलब कि फेवर में नहीं है, मतलब कि ये भी फंगस के ग्रोथ को भी रोकता है। जैसे आपने घर में प्लास्टर कर लिया तो ये फंगस को नहीं होगा, उसमें घर में फंगस नहीं लगने देता। तो ये हमको यहाँ पे कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर बोले जिप्सम प्लास्टर के, जब हम घर में जिप्सम प्लास्टर करते हैं तब। थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिसएडवांटेज की बात करते हैं। और यहाँ डिसएडवांटेज भी है, जैसे हम एक थिकनेस लेते हैं सीमेंट का और एक थिकनेस लेते हैं जिप्सम का, अगर हम प्लास्टर का थिकनेस सेम ही रखते हैं, जिप्सम प्लास्टर का थिकनेस सेम रखते हैं जैसे हमने सीमेंट का रखा था, तो यहाँ पे कॉस्टलियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा क्या होगा, ज़्यादा जिप्सम लगेगा। उसमें क्या था, हम सीमेंट के साथ साथ हम सैंड मिला देते थे, जिस पर हमको थिकनेस मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे हमको सेम थिकनेस के लिए हमारा जो कास्ट है वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे उसकी कॉस्टलियर पड़ जाएगा। और वहीं पे अगर हमारा बट इन एरिया जो है रिवर सैंड इज डिफिकल्ट टू प्रोक्योर, मतलब जहाँ हमको सैंड मिलना मुश्किल है, वहाँ पे इसके लिए जिप्सम प्लास्टर हमारा इकोनॉमिकल हो सकता है। और की जाता है यहाँ पे जिप्सम प्लास्टर इज अनडिजायरेबल ऑन आउटसाइड वॉल सिंस दे हैज प्रोन टू डैम्पनेस, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि डैम्पनेस आने की संभावनाएं होती हैं यदि हम बाहर वाली दीवार पर लगाते हैं, तो बारिश में हमको ये डैम्पनेस में इफेक्ट पड़ता है इसका। तो जहाँ पे जैसे हमारा बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, वॉश एरिया, किचन हो गया, जहाँ पे हमको डैम्पनेस की संभावना है वहाँ पर हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, वरना क्या होगा कि डैम्पनेस आएगा, फिर ये प्लास्टर हमारा छूट जाएगा, दीवार से छूट जाता है। ये दो डिसएडवांटेज थे जिप्सम प्लास्टर की यूज करने से। अब चलते हैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट का हम बात करने हैं जो जिप्सम प्लास्टर से बनता है और आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, जिसको हम अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल में हम यूज भी करते हैं, वो होता है हमारा जिप्सम बोर्ड। अब इसकी प्रॉपर्टी जैसे मैंने बात किया कि हमारा जिप्सम प्लास्टर क्या होता है, इनहेरेंट फायर रेजिस्टेंस, मतलब कि ये फायर रेजिस्ट को इनहेरेंट करता है। जिप्सम बोर्ड क्या होता है, कॉमनली यूज एज अ ड्राई वॉल इज द प्रीमियर बिल्डिंग मटेरियल फॉर वॉल, सीलिंग, पार्टीशन सिस्टम, रेजिडेंशियल, जैसे यहाँ पे किसके लिए, वॉल के लिए, सीलिंग के लिए, पार्टीशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पे हो सकता है, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, या फिर कमर्शियल स्ट्रक्चर हो, क्योंकि मैंने इसमें दो प्रॉपर्टी बताई थी, एक तो एकॉस्टिक का, एक थर्मल प्रॉपर्टीज का। थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, तो इसके कारण भी हम बिल्डिंग में इसका यूज भी करते हैं, और साथ में ये फायर रजिस्टर भी करती है, ये चीज़ हो जाता है। आगे बोला गया यहाँ पे डिजाइन टू प्रोवाइड अ मोनोलिथिक सरफेस, एक मोनोलिथिक सरफेस हमको मिलती है जहाँ पे हमको ज्वाइंट ऑफ फास्टर हमको देखते हैं वहाँ पे,
और कवर्ड विथ ज्वाइंट ट्रीटमेंट सिस्टम जिप्सम प्रोडक्ट आल्सो प्रोवाइड साउंड कंट्रोल इकोनॉमी वर्सेटिलिटी क्वालिटी और कन्वीनियंस। ये सारी चीज़ इसकी प्रॉपर्टी थी। इसके साथ साथ हमको यहाँ पे एक मोनोलिथिक सरफेस भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमको यूज करने में जिप्सम बोर्ड को यूज करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जिप्सम बोर्ड कुछ नहीं है, एक फ्लैट साइज का होता है। ये प्री कंस्ट्रक्टेड होता है, मतलब कि प्लांट से कंस्ट्रक्ट हो करके हमको मिलता है रेडी टू यूज। जैसे बोर्ड जानते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, एक हमारा क्या है, ये प्लाई जिप्सम बोर्ड है, उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो साइज है, देखिए यहाँ बोला गया कि जो इसकी विड्थ होती है वो हमेशा 40 इंच ही रहेगी, 48 इंच मतलब कि 4 फीट। और अगर बात करें हम यहाँ पे इसकी लंबाई में, तो आपको 8 फीट 10 फीट 12 फीट और 40 फीट लंबाई में मिल सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, इसकी ये जो है विड्थ वो हमारी है 4 फीट। अगर बात करें इसकी लंबाई, तो आपको इसके अलग अलग वेरिएशन मिल जाते हैं। प्री कास्ट होता है तो हम इसको हमको साइड पे यूज कुछ करना नहीं होता, आसानी से हम इसको यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फॉल सीलिंग के रूप में इसका हम यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जान रहे हैं कि ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारी मेहनत को भी आप ध्यान देखते होंगे कितना मेहनत दे रहे हैं आपको, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं आगे के वीडियो के लिए, आगे पढ़ते हैं। अब बात होती है हमारी सीमेंट की। सीमेंट सब लोग जानते हैं सीमेंट क्या होता है, आप देखे भी होंगे। आप यदि आपका घर पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो वहाँ भी आप देखते होंगे। किसी कंस्ट्रक्शन पर साइट पर जाएंगे तो आपको सीमेंट आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अच्छा सीमेंट हम कैसे होते हैं, उसका टेस्टिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीमेंट के बारे में, थोड़ा सा उसकी सीमेंट की प्रॉपर्टीज बात कर लें, सीमेंट क्या होता है वो समझ जाएंगे, ताकि हम आगे इस चैप्टर को और आसानी से समझ पाएँ। साथ ही इस जो पीपीटी में यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन दिख रहा है, इसमें इतना मेरा कंटेंट मटेरियल है कि आप इसको एक बार रीड कर ले रहे हैं, एक बार इसको समझ ले रहे हैं, आपके आगे वाली चीज़ें बिल्कुल समझ में आती चली जाएंगी। आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे इस सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट पहला क्या है, एक बिल्कुल ही महीन पाउडर होता है, एक महीन मटेरियल है। क्या बोला गया यहाँ पे देखिएगा, एक्सट्रीमली फाइन। आप देखेंगे सीमेंट को टच किए होंगे, बहुत ज़्यादा फाइन होता है। तो इसको हम बात करते हैं। और इसमें क्या होता है, दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है एडिसिव, एक होती है कोहेजिव। पहली बात तो एडिसिव की बात करें, मतलब कि ये जो सीमेंट के पार्टिकल होते हैं खुद ही एक दूसरे से ज्वाइन होने के बाइंडिंग की क्षमता रखते हैं। उसके साथ कोहेजिव की बात करें, वो क्या होते हैं कि जैसे हमारी बाइंडिंग मटेरियल जब हम सीमेंट यूज करते हैं कंक्रीट में, तो उसमें हमारा एग्रीगेट होता है, सैंड होता है, तो साथ में उसको भी अपने साथ लेने की प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो दो प्रॉपर्टी होती है, एडिसिव और कोहेजिव, दोनों यहाँ प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी। ये बोला गया विच प्रोवाइड अ बाइंडिंग मीडियम फॉर अ डिस्क्रीट इंग्रेडिएंट्स। डिस्क्रीट इंग्रेडिएंट्स जैसे हमारे जो सैंड एग्रीगेट होते हैं, उनके बीच एक बाइंडिंग मीडियम का प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमको यहाँ पे पहला चीज़ मिल गया। दूसरा बोला गया ये जो बनाया जाता है वो पल्वराइजिंग, मतलब कि हमको पाउडर फार्म, किसी चीज़ को अगर हम पाउडर फार्म बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम पल्वराइजिंग। किसके, क्लिंकर फार्म्ड बाई, क्लिंकर को हम पल्वराइज करते हैं, मतलब उसको महीन में पिसाई करते हैं। जैसे कैल्सिनेटिंग, बाई कैल्सिनेटिंग द रॉ मटेरियल प्रिलिमिनरी कंसिस्ट ऑफ लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड के जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फिर इनके जो रॉ मटेरियल हैं उनको हम कैल्सिनेशन करते हैं, फिर उससे हमको एक क्लिंकर मिलता है। क्लिंकर को हम फिर महीन से पिसाई करते हैं तब हमको सीमेंट मिलता है। आगे हम बात करें तो सीमेंट को हम जब वाटर में मिक्स करते हैं तो एक पेस्ट मिलता है हमको। क्या पेस्ट मिलता है, जो एग्रीगेट्स को साथ में बाइंड करता है। और एक मास कंक्रीट, एक मतलब ड्यूरेबल और हार्ड एक मास कंक्रीट हमको मिलता है। एक लास्ट प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट। आप देखें, हम कंक्रीट को देखते होंगे, उसमें हम सीमेंट यूज करते हैं। आगे चलते हैं तो सीमेंट विच इज फाइन इन नेचर एज्यूम टू हैव अ गुड सेटिंग प्रॉपर्टी। ये माना जाता है कि ये हम उस पर एक्सपेक्ट करते हैं उसके पास सेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी हो और ग्रेन्स जो उसके फाइन हो। ऑफ द मोर सीमेंट मोर द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, जितना हमारे ग्रेन्स जो फाइन होंगे उतना हमको लास्टली जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगा वो उतना ही अच्छा मिलेगा। तो ये हमको एक्सपेक्टेशन होती है कि महीन ज़्यादा से जो सीमेंट है वो बिल्कुल फाइन ग्रेन्स होने चाहिए उसके। और जो सीमेंट है वो क्या होता है, एक इसके अंदर जब रिएक्ट करता है, वाटर मिक्स करते हैं ना, उसमें एक रिएक्शन होती है जो एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके साथ हमको इसमें एनर्जी भी निकलती है, हाइड्रेशन। और उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद हमारा जो हीट निकलती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि वाटर के मिक्स करने के बाद हमारा जो रिएक्शन होता है वो होता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो हाइड्रेशन मतलब वाटर मिक्स किए तब ये प्रोसेस हुआ, तो उसको हम जो इसमें निकलती है जो हीट निकलती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। जिसके कारण क्या होता है कि ये अदर बाइंडिंग मटेरियल, जैसे हमने बात किया लाइम की बात की है या फिर हम बात किए जिप्सम की बात करें, तो उससे कंपेयर में ये जल्दी सेट होती है, जल्दी हार्ड होती है क्या, सीमेंट।
ये ध्यान देना है। और जो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी एज्यूम की जाती है वो की जाती है 3.15। और इसके जो मैन्युफैक्चरर थे, फर्स्ट मैन्युफैक्चरर जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया था सीमेंट पहली बार, वो थे हमारे जोसेफ एस्पेडीन। इन्होंने पहली बार यहाँ पे सीमेंट का मैन्युफैक्चर किया था। और आगे बात करें तो जो इसका यहाँ पे ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग क्लिंकर, जब हम क्लिंकर यहाँ बात किया गया ना, क्लिंकर हम क्या करते हैं, पल्वराइज करते हैं, पिसाई करते हैं उसकी महीन, फिर पिसाई करते हैं और उसको पाउडर फॉर्म लाया जाता है। तो उस समय हम उसमें क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे उसको मिलाते हैं। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। जब हम तुरंत वाटर में, जब सीमेंट में वाटर को, कंक्रीट जब मिक्स करते हैं उसमें वाटर मिक्स करते हैं, तो आप 4 से 5 बार देखेंगे तो उसमें ये लगता है कि हमारा जो वाटर है वो बिल्कुल सूख गया है। उसको देखिए बस, टच मत करिए, और ऐसा लगेगा कि ये सीमेंट हार्ड हो गई है, लेकिन वो हार्ड नहीं होती है। वो उसको बोलते हैं फ्लैश सेटिंग, वो तुरंत सेटिंग होती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या बोलते हैं, जिसमें जिप्सम आप प्लास्टर यूज करते हैं। उसके बाद द अमाउंट ऑफ जिप्सम इज अबाउट टू 3 to 5% बाय द वेट ऑफ क्लिंकर। क्लिंकर के 3 से 5% के वेट का होता है। और ये क्या करता है कि सीमेंट के साउंडनेस को भी इम्प्रूव करता है, मतलब कि जब सेट हो जाता है तो उसमें एक्सपेंशन नहीं होने देता। साउंडनेस मतलब यहाँ पे जब भी बात करेंगे, लाइम में बात करें या फिर सीमेंट में, ये हम बात करते हैं एक्सपेंशन की। साउंडनेस मतलब एक्सपेंशन ना हो, ये उसको प्रिवेंट करता है। और जो सीमेंट बैग का आइडियल वेट होता है 50 किलोग्राम होता है, और उसकी वॉल्यूम की बात में तो होता है 0.035 मीटर क्यूब। एक सीमेंट बैग होता है वो 50 किलो होता है, और उसका वॉल्यूम जो होता है हमारा 0.035 मीटर क्यूब। ये सारी चीज़ें हमको याद रखना है। एग्जाम में आप सीमेंट के बारे में पूछा जाए तो इतना लिख देंगे, आपको 10 मार्क्स भी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इतना लिखते हैं तो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आगे हमारा आता है सीमेंट और लाइम में जो डिफरेंस है, या फिर उसमें अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो पहले चीज़ क्या है कि जो सीमेंट यूज किया जाता है वो हमको अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हमको यूज किया जाता है, तो हमको अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जबकि जो हमारा सीमेंट जो लाइम होता है वो थोड़ा सा स्लो सेट होता है। तो हम क्या होता है, इस न्यू पीरियड में हम जो मॉडर्न एज में हम अधिकतर सीमेंट यूज करते हैं। पहले लाइम यूज किया जाता था जब हमारा सीमेंट क्या था, कॉस्टलियर था उस समय, उसमें महंगा पड़ता था या फिर उतना इजीली अवेलेबल नहीं था, तो हम लाइम यूज करते थे पुराने टाइम में। लेकिन अब हम क्या यूज करते हैं, सीमेंट, क्योंकि हमको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए। और बात करें तो सीमेंट का जो हमारा कलर है और लाइम का कलर को है, दोनों डिफरेंट होते हैं, हम इसको आने से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और यहाँ बात करें तो सीमेंट एंड लाइम बोथ इज बाइंडिंग मटेरियल हैविंग अ गुड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। दोनों का अल्टीमेट स्ट्रेंथ सही है, लेकिन जो लाइम का है, लाइम एक्सपीरियंस लेस अर्ली स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू सीमेंट। जो हमारा लाइम होता है वो हमको अर्ली स्ट्रेंथ सही जल्दी नहीं दे पाता, इसलिए हम सीमेंट को प्रेफर करते हैं, जैसे मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया था। तो अब थोड़ा सीमेंट और लाइम के बीच डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब चलते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में 10 नंबर का आ सकता है, आएगा तो 10 मार्क्स में। और हर साल या तो आपको इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट भी बोलेगा आने का आता है, या फिर आपको भोग कंपाउंड आता है जो भी मैं आगे पढ़ाऊँगा। उन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे एक मान लीजिए, इस पर भी स्टार आप मान सकते हैं। इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसमें मिलाए गए या क्या क्या जरूरत पड़ती है, उसकी हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट की। पहला आप बात करें तो लाइम आप जानते हैं, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये क्या करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसको सावधानी पूर्वक सीमेंट में मिलाना चाहिए, इसका प्रपोर्शन होना चाहिए, सही होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत होगी, कम हो जाएगा तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दो लगे यहाँ पे। अगर लाइम एक्सेस हो गया, ज़्यादा मात्रा में हो गया, तो सीमेंट को अनसाउंड बनाता है, मतलब कि उसमें एक्सपेंशन होने लगता है। सेट होने के बाद काजेज द सीमेंट एक्सपैंड होगा, वो फिर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। वो एक यूनिट नहीं हो पाएगा, एक सिंगल मटेरियल नहीं बन पाएगा। और अदर हैंड में यदि लाइम की मात्रा कम रहेगी तो जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और वो जल्दी सेट होने लगेगा। ये दो मतलब होते हैं। इसलिए जब भी हम सीमेंट में लाइम की मात्रा चेक करते हैं तो एक प्रोपोर्शन उसका सही होना चाहिए। ज़्यादा होने पर भी दिक्कत है, कम होने पर भी दिक्कत ही है। तो अब हम आगे बात करते हैं सिलिका के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है। वो हमारा क्या, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करता है कि जब फॉर्मेशन होता है C3S, देखिए यहाँ पे डाई कैल्शियम और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, C2S और C3S का, आगे में इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है। इसके द्वारा हम क्या करता है, सीमेंट को रिएक्शन में सहायता करता है और फिर जाके हमारे सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। स्ट्रेंथ यहाँ पे इसको प्रोवाइड करवाता है। और साथ में यदि सिलिका क्या है, यदि ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो क्या करेगा,
सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो तो इंक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज होगी, लेकिन साथ में क्या होगा, जो सेटिंग टाइम है वो लंबा बढ़ जाएगा, मतलब कि सेटिंग टाइम हमारी बढ़ जाएगी। फाइनल सेटिंग टाइम हो या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम, दोनों क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इसलिए इसका भी एक सही अनुपात में होना जरूरी है। और एल्यूमिना की बात करें यहाँ पे, तो एल्यूमिना क्या होती है साथियों, यहाँ पे दिस ग्रेडियंट यहाँ पे क्या होता है, ये भी हमारा क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे सीमेंट को प्रोवाइड करवाती है। जो फाइनल सेटिंग, जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उसमें हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैसे रूप करता है, फ्लक्स के रूप में यूज, फ्लक्स की तरह यूज एक्ट करता है। और साथ में जो क्लिंकर का टेम्परेचर होता है, जब इसको हम बर्निंग करते हैं, रोटेशन में जाता है, तो फ्लक्स के रूप में ऐड करके जो हमारा क्लिंकर का टेम्परेचर है वो क्लिंकरिंग टेम्परेचर, मतलब कि क्लिंकर को बनाने के लिए जो हमारा टेम्परेचर जो चाहिए उसको कम करता है, और हमारा कम टेम्परेचर पे हम क्लिंकर पा लेते हैं। तो इसमें एक गालक का यूज मतलब फ्लक्स के रूप में वहाँ पे ऐड करता है। और हाउएवर यहाँ पे तब भी यहाँ पे बोला गया हाई टेम्परेचर इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सुटेबल टाइप ऑफ सीमेंट, तब भी हमको हाउएवर फिर भी हम एक निश्चित तापमान पर एक हाई टेम्परेचर हम उसको ले जाते हैं, ताकि जो एल्यूमिना है शुड नॉट प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट। एल्यूमिना है, सॉरी आगे बोला गया, एल्यूमिना शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट, ये अधिक मात्रा में नहीं अवेलेबल होना चाहिए, ताकि नहीं तो क्या हो जाएगा, सीमेंट को वीक कर देता है, सीमेंट को वीक कर देता है। और ध्यान दें, अगर बेनिफिशियल के रूप में क्या है कि ये फ्लक्स की तरह यूज आता है, और साथ में क्विक सेटिंग टाइम यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है सीमेंट में। तो ये हमारे 3 इंग्रेडिएंट हुए। और आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगली बात करते हैं हम यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट की। कैल्शियम सल्फेट मतलब कि हमारे जिप्सम के रूप में हम इसको सीमेंट में प्रोवाइड करवाते हैं, एक जिप्सम की फॉर्म में। ये क्या करता है, सेटिंग टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करता है। जैसे हमको चाहिए क्या कि हम जो एक जनरल सीमेंट होता है वो 30 मिनट के बाद सेट होना शुरू होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें जिप्सम मिलाते हैं, जो एक रिटार्डर का रूप में यूज किया जाता है। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, ये सीमेंट को कलर, हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। मैग्नीशिया क्या करता है मैग्नीशिया यदि छोटे कम अमाउंट में है तो ये हार्डनेस देती है, कलर प्रोवाइड कराती है, लेकिन यदि हमारा हाई मात्रा में हो जाता है, क्वांटिटीज की हाई हो जाती है, तो ये उसको सीमेंट को अनसाउंड बना देता है, मतलब कि उसको एक्सपेंशन होने लगता है सेटिंग होने के बाद। सल्फर क्या होता है, सल्फर भी थोड़े जो अमाउंट में होता है वो सीमेंट को करता है मेकिंग सीमेंट साउंड सीमेंट, मतलब कि साउंड सीमेंट मतलब साथियों ये नहीं कि वो आवाज़ वाली सीमेंट है, नहीं, एक्सपेंशन होने से रोकता है। और यदि वहीं पे ज़्यादा मात्रा में हो गई तो ये अनसाउंड होता है, सीमेंट को अनसाउंडनेस बनाता है, मतलब कि वो सेट होने के बाद उसमें एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। साउंडनेस स्टेट जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये साउंडनेस होता क्या है। एल्कलीज क्या होती है, एल्कलीज भी यहाँ पे देखिए, जब मोस्ट ऑफ द एल्कलीज प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल आर कैरिड अवे बाय द फ्लू गैसेस ड्यूरिंग द हीटिंग एंड द सीमेंट कंटेन्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कलीज। अब इसको समझ में गया होंगे, नहीं समझे, हम बता रहे हैं क्योंकि इतना फास्ट पढ़ा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, जब हमारे जो एल्कलीज मटेरियल हैं, जो रॉ मटेरियल में होते हैं, क्या हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं सीमेंट को, जब हम उसको बर्न करते हैं तो साथ में वो फ्लू गैस के रूप में वो चली जाती हैं, निकल जाती हैं, लेकिन तब भी वो कुछ ना कुछ अमाउंट में यहाँ पे मिल जाती हैं, क्योंकि हमको एल्कलीज नहीं चाहिए सीमेंट में, लेकिन तब भी रह जाती हैं। अब बोला गया यहाँ पे, यदि ये क्या बोला गया, यदि ये जो एल्कलीज हैं सीमेंट में रह जाती हैं ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होता है कि कई प्रॉब्लम हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे एल्कली एग्रीगेट जो रिएक्शन होता है उसमें दिक्कत हो सकती है, जो फ्लोरेसेंस हमको सीमेंट में देखने को मिल जाती है, या फिर कंक्रीट जो हम यूज करते हैं, कंक्रीट, ब्रिकवर्क, मेजनरी, और उसमें हम उस सीमेंट को यूज करें तो उसमें हमको धब्बे या फिर स्टेनिंग हमको देखने को मिल जाएगी, वाइट डिपॉजिट इसको बोलते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो एल्कलीज हमको नहीं चाहिए लेकिन हमको मिल जाती हैं, तो उसको हमको देखना है, उसको हमको दूर करने की कोशिश करनी है। आइए हम बात कर लेते हैं ये जो मात्राएं हैं इनकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए सीमेंट में। उसकी बात करें तो जलाइम हमको होना चाहिए लगभग 62%, सिलिका की बात करें तो हमारा 22%। एवरेज में बात करते साथ यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं एवरेज, आपको एक रेंज मिलती होगी कहीं पे आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पे एवरेज बात कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, चल जाएगा। एल्यूमिना की जो परसेंटेज होती है 5%, और कैल्शियम सल्फेट 4%, आयरन ऑक्साइड 3%, मैग्नीशिया की बात करें तो 2% तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और सल्फर और एल्कलीज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 1% है। तो कुल मिलाकर के कुछ एवरेज परसेंटेज थे जो हमारे सीमेंट के इंग्रेडिएंट इस अमाउंट में होने चाहिए। आइए हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं और क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ पे पहला हमारा क्या प्रोसेस है, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी हमने इंग्रेडिएंट की बात की, किसी न किसी फार्म में मिलेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, फिर यहाँ पे हम उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे,
तो उसके बाद हमको क्लिंकर मिलेगा, क्लिंकर को हम ग्राइंड करेंगे, ग्राइंडिंग हो जाएगी, फिर यहाँ पे हमको स्टोरेज एंड पैकेजिंग, फिर इसको स्टोर करके पैकेज करेंगे, फिर हम इसको सप्लाई कर देंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना और हमारे लिए उसका वही मोटिवेशन होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हो जो हम नहीं कवर कर पा रहे हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ताकि हम कोशिश करें उसको भी हम यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेक्चर ले आ पाएँ। तो हमारा जो पहला है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें हम पढ़ते हैं, फिर आगे हम चलेंगे बर्निंग में, फिर ग्राइंडिंग में, फिर हमको मिलेगा पैकेजिंग एंड सप्लाई में। रॉ मटेरियल जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम हो गया, सिलिका हो गया, आयरन, एल्युमिनियम, क्या है ये मटेरियल यूज करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मटेरियल में इसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। इसके लिए हम दो प्रोसेस होता है हमारा, एक होता है ड्राई प्रोसेस, एक होता है वेट प्रोसेस। तो हम ड्राई प्रोसेस पढ़ते हैं, फिर हमारा आएगा वेट प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो थोड़ा आपको बैकग्राउंड नॉइज देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए माफ़ करना। चलिए हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पे ड्राई प्रोसेस क्या है, ड्राई प्रोसेस में क्या है, एक हमारा आता है कैलकेरियस और एक होता है आर्गिलेशियस। कैलकेरियस मतलब जो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे कंटेंट्स होते हैं, आर्गिलेशियस जिसमें हम क्ले की बात करते हैं। ये दोनों रॉ मटेरियल होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, पहले क्रश करते हैं, किसमें, गायरेटरी क्रशर्स में, ताकि हम इसमें जो साइज है हमको 2 से 5 2 to 5 साइज के जो पीस हमको मिल पाएँ। क्योंकि ये हो सकता है ये रॉक के फार्म में हो, अलग फार्म में हो, तो हमको जो फर्स्टली जो हमारी रिक्वायर्ड होती है कि इसको हम छोटे छोटे पार्ट में हम इसको क्रश कर लें, तो हमको कैसा साइज मिलता है, 2 से 5 सेंटीमीटर तक का अलग अलग हम कर लेते हैं। ये सेपरेटली मतलब कैलकेरियस को अलग क्रशिंग करते हैं, और जो आर्गिलेशियस है जो क्ले मटेरियल है उसको हम अलग क्रश करते हैं। फिर इन मटेरियल को हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, अगेन ग्राइंड टू गेट फाइन पार्टिकल इनटू बाल और ट्यूब मिल। हम इसको बाल और ट्यूब मिल में क्या करते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं। उसके बाद हम इसकी स्क्रीनिंग करते हैं, ताकि जो दिस फाइनली ग्राइंडेड मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन हॉपर। फिर इसको हम क्या करते हैं, हॉपर में स्टोर करते हैं। फिर इसमें क्या होते हैं, देन पाउडर मिनरल्स आर मिक्स्ड एंड ड्राई, रॉ मिक्स इज स्टोर्ड इन साइलोज। अब क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे तो पाउडर्स मिनरल हैं, इसमें मिक्स किए जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे दोनों की बात करते हैं, जैसे हम कैलकेरियस आर्गिलेशियस के अब यहाँ पे जाकर के मिक्स किए हॉपर में रखने के बाद, उसके बाद भी यदि कुछ इंग्रेडिएंट की कमी हो गई तो उसको भी यहाँ पे हम मिक्स करते हैं, फिर उसको हम साइलोज में रखते हैं, फिर उसको हम रोटरी किन में हम भेजते हैं। यहाँ पे बात आती है रोटरी किन तक भी यहाँ पे प्रोसेस हो जाती है। अगर हम वेट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको स्लरी मिलती है, देखिए कैसे। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मटेरियल को क्रश करते हैं, किसमें, पाउडर फार्म में, फिर उसको हम साइलोज में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और जो क्ले होती है, क्ले मटेरियल, उसको हम वॉश करते हैं, ताकि उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको हम हटा पाएँ। ऑर्गेनिक मटेरियल हमको अनवांटेड मटेरियल होते हैं यहाँ पे सीमेंट प्रोसेस में, फिर उसको हम पाउडर के रूप में जो देन पाउडर लाइमस्टोन एंड वाटर वार्ड क्ले, दोनों का हम जो है पाउडर्ड लाइमस्टोन है और जो वाटर से उसको वॉश करते हैं, वाटर वार्ड क्ले, सॉरी जो हमने क्ले को वाटर से वॉश किया था उसको हम चैनल में फ्लो करते हैं और उसको हम ग्राइंडिंग मिल्स में भेजते हैं, जहाँ पे वो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं और एक हमको एक पेस्ट मिलता है। क्योंकि यहाँ पे क्ले में हमारा वॉश भी था, वाटर भी था, और साथ में जो हमारा लाइमस्टोन था वो पाउडर में फॉर्म में था। तो अब हमको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है किसमें मिल रहा है, यहाँ पे हमको पेस्ट फॉर्म में मिल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे हमको ग्राइंडिंग प्रोसेस की जाती है, उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, और कहाँ पे, बाल मिल में, या फिर ये ट्यूब मिल हो सकता है, या फिर दोनों में हो सकता है, वहाँ पे ग्राइंडिंग करेंगे। फिर जो हमको स्लरी मिलेगी उसको हम कलेक्ट करेंगे बेसिन में। फिर वहाँ पे जो कंपोजिशन है अलग अलग मटेरियल के, उसमें मैग्नीशियम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड क्या है, कितनी मात्रा है, उसको हम यहाँ पे कंपोजिशन उसकी चेक करेंगे, एडजस्ट करेंगे, सही प्रोपोर्शन में उसको हम देखेंगे। फिर यहाँ बोला गया स्लरी कंटेंस अराउंड 38 to 40% वाटर। स्लरी में क्या होता है, 38 to 40% वाटर होता है, जिसको हम टैंक में स्टोर करते हैं, और उसके लिए फिर वहाँ पे आगे हम रोटरी किन इसको तैयार करते हैं। ये प्रोसेस होता है हमारा वाटर वेट प्रोसेस का। तो दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे हम वाटर कहीं पे नहीं यूज करते हैं ड्राई प्रोसेस में, लेकिन वेट प्रोसेस में हम वाटर का यूज करते हैं। वाटर से हम क्ले को धोते हैं, जिसके कारण हमारा जो लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है वो हमको स्लरी के रूप में मिलता है। फिर उसको हम टैंक में स्टोर करके रखते हैं, और फिर वो बाद में रोटरी किन के लिए जाता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आपको इमेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक डायग्राम आपको देखने को मिल जाता है, ये कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए कैलकेरियस मटेरियल मतलब जिसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट हमको मिलता है, और यहाँ पे आर्गिलेशियस जो हम बात करते हैं क्ले की। फिर हम इसको पहले प्रीलिमिनरी क्रशिंग मतलब कि पहली जो हम बोले ना 2 से 5 सेमी के साइज में हमको रिक्वायर होता है, तो हम इसको क्रश करते हैं, किसमें, गायरेटरी क्रशर में।
फिर हम इसको हापर में स्टोर करते हैं, फिर हम इसको भेजते हैं फाइन ग्राइंडिंग के लिए मिल्स में। ये हो सकता है ट्यूब मिल हो सकता है, बाल मिल हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे स्टोर कर लिए। फिर यहाँ पे देखिए अब हम इसको भेजेंगे कहाँ, रोटरी किन में, रोटरी किन में। और देखिए यहाँ बोला गया फाइन, यहाँ पे बोला गया क्रशिंग ग्राइंडिंग बाल मिल, फिर पाउडराइज मतलब कि इसको पाउडर फार्म में बनाना। तो ये हम रोटरी किन में इसको पाउडर फार्म में लेते हैं। फिर रोटरी किन के बाद हमको क्लिंकर मिलता है। क्लिंकर के बाद ये एलिवेटर कुछ नहीं स्टोर करने के लिए है। फिर यहाँ पे लाइम की स्लरी और क्ले की स्लरी मिलाई जाती है, फिर उसको साइलोज में उसका करेक्शन किया जाता है। फिर हम यहाँ पे रोटरी किन में भेजते हैं ताकि हमको फिर क्लिंकर मिले। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फिर स्टोर करते हैं, प्रोसेस चल रहा है ग्राइंडिंग करने के लिए। तो भाई बिल्कुल फाइन मटेरियल हमको मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे साइलोज में। एलिवेटर के द्वारा साइलोज में हम सीमेंट को स्टोर कर लेंगे, फिर उसका वेट करेंगे, पैकेज करेंगे, फिर उसके बाद हम सप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना साथियों, आप यहाँ पे क्लिंकर के बाद डायरेक्ट आप ये डायग्राम पहुँचा सकते हैं कि हम क्लिंकर जब हमको मिलता है फिर उसको हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं क्लिंकर को। फिर ग्राइंड करने के बाद उसको हम साइलोज में स्टोर कर लेते हैं, फिर वहाँ पर इसको सप्लाई करते हैं। डायरेक्ट आप ये डायग्राम बना सकते हैं। अब बात करते हैं, हमारा था ड्राई प्रोसेस। ये कैसे था ड्राई प्रोसेस। अब हम बात करते हैं वेट प्रोसेस की। वेट प्रोसेस में हमारा क्या होता है, जो कैल्केरियस मटेरियल होते हैं और जो अर्गुलेस मटेरियल होते हैं इनको हम वॉश करते हैं। क्या करते हैं, कैल्केरियस को हमने क्या कर लिया, क्रश कर लिया, लेकिन जो अर्गुलेस है, जो हमारे क्ले मटेरियल है, उसको हमने क्या किया, वॉश किया, वाटर से हमने वॉश किया। फिर उसके बाद हमने इसको स्टोरेज में हमने इसको रख लिया। एलिवेटर स्टोरेज मतलब कुछ ऊंचाई पर जाकर के जो स्टोरेज होते हैं उसमें हम रखते हैं। फिर हापर्स द्वारा हम इसको क्या करते हैं, बाल मिल में फिर वेट ग्राइंडिंग करते हैं। कैसे, वेट ग्राइंडिंग, वाटर के साथ ग्राइंडिंग करते हैं। फिर हमको मिलता है स्लरी। इस स्लरी को हम फिर यहाँ पे साइलोज में हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, फिर उसका प्रोपोर्शन एडजस्ट करते हैं, चेक करते हैं। फिर हम उसको भेजते हैं कहाँ पे, रोटरी किन में। रोटरी किन क्या होती है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, क्लिंकर बनाते हैं। रोटरी किन से हमको क्लिंकर मिलता है। क्लिंकर को फिर हम यहाँ पे ट्यूब मिल में इसकी पिसाई करते हैं। फिर उसको साइलोज में हम क्या करते हैं, पैक करते हैं, स्टोर करते हैं। फिर वहाँ से हम इसको वेट और पैकेज करके सप्लाई कर देते हैं अपने साइट पर या फिर मार्केट में। ये हमारे कुछ यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, इसको हम बोलते हैं वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में हमको स्लरी मिलती है, ध्यान दीजिएगा। और आगे हम यहाँ पे लगभग सभी प्रोसेस वहाँ पे सेम होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ड्राई में हमने क्रशिंग कर रहे थे और यहाँ पे जो हम वेट कर रहे थे यहाँ पे इसकी वॉशिंग कर रहे थे, धुलाई भी करे जो हमारा क्ले मटेरियल था उसका। अब चलते हैं हम बर्निंग ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ बोले या फिर बर्निंग ऑफ जो रॉ मटेरियल उसको हम बर्निंग कैसे करते हैं ताकि हमको क्लिंकर मिल जाए। बर्निंग का जो हम यूज करते हैं उसमें इक्विपमेंट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं या फिर एक क्या है, पूरा एक अपार्टस होता है या फिर एक किन होता है, फट्ठा जिसको बोलते हैं, वो हमारा होता है रोटरी किन। रोटरी किन आप देख पाएंगे फिगर में। अभी जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है। देखिए कैसे। अब इसके बाद जो हमने वहाँ पे स्टोर कर रखा, एडजस्टमेंट करने के बाद, चाहे वो डाइवर्ट प्रोसेस हो चाहे वेट प्रोसेस हो, दोनों को हमको यहाँ पे रोटरी किन से जाना ही जाना है, दोनों को। अब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, रॉ मटेरियल को हम यहाँ पे रोटेट करते हैं 1 to 2 रोटेशन पर मिनट के रूप में। 1 मिनट में 1 से 2 रोटेशन होता है बस। और ये क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है। जैसे यहाँ पे इसका जो रोटेशन है, ये रोटरी किन है, तो इसके अबाउट हम क्या करेंगे, इसको हम रोटेट करवाएंगे रोटरी किन में। इसके लिए क्या होता है हमारे यहाँ देखिएगा, रॉ मिक्स ऑफ ड्राई प्रोसेस ऑफ करेक्टेड, जो रॉ मटेरियल हैं उनके करेक्शन किया जाता है, जो उसके प्रोपोर्शन होते हैं, जो उनके अमाउंट हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के, वो करेक्ट किया जाता है। और या फिर स्लरी ऑफ वेट प्रोसेस, हमें जो वेट प्रोसेस हमको स्लरी मिला था उसको हम क्या करते हैं, किन के, रोटरी किन के अपर एंड में इंजेक्ट करते हैं। ये हमारा अपर एंड है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से हम उसको हापर द्वारा यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं। अब यहाँ पे पाउडर्ड कोल और हॉट गैसेस आर यूज्ड टू बी हीटेड अप फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द किन सो दैट लॉन्ग हार्ड फ्लेम्स इज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे इसमें जो हम आग लगाते हैं वो यहाँ से लगाते हैं, इस टाइप से। देखिएगा यहाँ बोला गया पाउडर्ड कोल या फिर हार्ड गैसेस यहाँ पे यूज किया जाता है इसको हीट करने के लिए। और कहाँ पे, लोअर एंड से। ये हमारा क्या है, लोअर एंड है, और ये हमारा क्या है, अपर एंड है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, अपर एंड। जो रॉ मटेरियल है उसको तो हम अपर एंड से करते हैं, लेकिन जो हमारा फ्यूल है जहाँ पे हम उसको बर्न करते हैं वो हमारा लोअर एंड से उसको हम पास करवाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करवाते हैं, अब देखिए यहाँ पे जब लोअर एंड से पास करवाएंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, फिर उससे कम यहाँ पे होगा, फिर उससे कम यहाँ पे होगा। इससे प्रोसेस क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे ये जो जोन है इवापोरेशन जोन है, यहाँ पे जो थोड़ा सा आपके वाटर होंगे या कुछ इवेपोरेटेड मटेरियल होंगे वो यहाँ से इवेपोरेट कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है। फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हमको मिलेगा, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कैल्सिनेशन जोन। यहाँ पे जो कैल्सिनेशन प्रक्रिया होगी
फिर उसके बाद यहाँ पे और हमको हीट मिलेगा, फिर यहाँ पे क्लिंकरिंग जोन बोलते हैं इसको, यहाँ पे हमको क्लिंकर मिलेंगे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होता है बिटवीन 1500 टू 1700 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जहाँ पे लाइम और क्ले एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमको कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट हमको मिलते हैं। और ये जो एल्यूमिनेट और सिलिकेट होते हैं फ्यूज होकर के साथ में मिल करके स्मॉल और हार्ड स्टोन के रूप में हमको मिलते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम क्लिंकर बोलते हैं। यहाँ पे कैसा स्मॉल और हार्ड स्टोन, यहाँ पे जो मिलेंगे स्टोन वो हार्ड स्टोन के फॉर्म मिलेंगे, हार्ड स्मॉल होंगे लेकिन छोटे थोड़े लगभग हार्ड होंगे। और यहाँ पे आगे बोला गया द साइज ऑफ क्लिंकर वेरीज फ्रॉम 5 mm टू 10 mm, ज़्यादा बड़े साइज के नहीं होते हैं, 5 mm से 10 mm तक के ही होते हैं। और द क्लिंकर कमिंग फ्रॉम द बर्निंग जोन आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है। आप जानते होंगे ना, यहाँ पे टेम्परेचर यहीं से हम यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूल के यहाँ पे इंजेक्ट करवा रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं, यहीं पे हमारा पाउडर खोल जा रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर हाई होना ही होना है। ये बहुत हार्ड होते हैं। उसके कारण क्या होता है, इनको क्लिंकर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से यहाँ देखिए बोला गया, उसको हम क्या करते हैं, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ क्लिंकर्स को हम यहाँ पे कूल करवाते हैं। एयर इज एडमिटेड इन द काउंटर करंट डायरेक्शन इन द एट द बेस ऑफ द रोटरी किन। देखिए यहाँ पे बोला गया क्या, यहाँ सब एयर को यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं, फिर यहाँ से हॉट एयर निकल जाती है ताकि ये हमारा जो क्लिंकर है वो ठंडा हो जाए। और यहाँ बोला गया द कोल्ड क्लिंकर्स आर कलेक्टेड इन स्मॉल ट्रॉलीज, छोटे ट्रॉलीज होते हैं उसमें हम कलेक्ट करके फिर उसको हम स्टोर करते हैं, क्योंकि अभी क्लिंकर को हम इसमें ट्यूब मिल में जा करके इसको हम यहाँ पे महीन पिसाई करेंगे, फाइन ग्राइंडिंग करवाएंगे। तो ये हमारा बर्निंग ऑफ रॉ मटेरियल था। आप एक फिगर देख लीजिएगा, ये आपको आसान से याद रहेगा, ये प्रोसेस लिख डालिएगा। और आगे चलते हैं ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स मिल गया हमको, उसको ग्राइंड कैसे करेंगे वो हम बात करते हैं। क्योंकि हम उसको देखते हैं ना, 5 से 10 mm के साइज में हमारा जो सीमेंट होता है वो तो होता नहीं है, बिल्कुल महीन पिसाई होती है। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्लिंकर जो हमारे कोल्ड क्लिंकर्स हैं उनको हम पैन द्वारा रिसीव करते हैं और उसको मिल्स में भेजते हैं। अब मिल्स में भेजने के बाद यहाँ पे क्या होता है, उसको महीन पिसाई होती है, किसके द्वारा, ये तो बाल मिल सकती है फिर ट्यूब मिल, दोनों के द्वारा हम इसकी महीन पिसाई करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। और यहाँ पर भी यहीं पर हम ध्यान दीजिएगा, जब हम इसकी ग्राइंडिंग करते हैं क्लिंकर की, तब हम सीमेंट में या फिर कहीं क्लिंकर में 2 to 3% तक जिप्सम मिलाते हैं, जो हमारा रिटार्डिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। और ये हमारा क्या करता है, सेटिंग टाइम को हमारा इंक्रीज करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। कैसे यूज होता है जिप्सम, क्या है हमारा, एक जिप्सम हमारा एक रिटार्डर के रूप में यूज करता है, किसके, रिटार्डर के रूप में यूज किया जाता है। अगर नहीं मिलाएंगे तो सीमेंट हमको हो सकता है 4 से 5 मिनट में हमारी सेट हो जाए और हम उसका सही से यूज नहीं कर पाएंगे। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ट्यूब मिल है, यहाँ पे हम इसको क्लिंकर को फीड करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेयरिंग होती है, यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट है, यहाँ पे अलग डायफ्राम से भी है। जैसे यहाँ पे बड़े क्लिंकर होंगे तो पिसाई होंगे, यहाँ पे ग्राइंड होंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर यहाँ पे ग्राइंडिंग होगी, फिर इधर आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा आउटलेट यहाँ पे मिल जाता है। देखिए यहाँ पे आउटलेट टोनियन बेयरिंग, और यहाँ पे हमको आउटलेट मिल जाएगा जो बिल्कुल महीन हमारा फाइन ग्राइंडिंग हुई होगी सीमेंट की, वो हमको मिल जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे स्टोरेज हैं या फिर जो साइलोज हैं, आप देखे होंगे कई सारी कंपनियों में ऐसे आप साइलोज देखते हैं, वो हम वहाँ पे हम क्या करते हैं, सीमेंट को स्टोर कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो मार्केटिंग के लिए हमको 50 किलोग्राम के बैग में इसको हम पैक करते हैं। आप देखो कई सीमेंट की कंपनियाँ आप बैग देखे होंगे, वो 50 किलो के बैग में आती हैं। तो साथियों ये हमारा था हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। पहले हमने क्या किया, रॉ मटेरियल को मिक्स किया, फिर उसको हमने क्या किया, उसको हमने रोटरी किन हमने बर्न किया, रोटरी किन हुआ मतलब बर्निंग हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ग्राइंडिंग किया, जो क्लिंकर को हमने क्या किया, ग्राइंड किया। फिर उसको हमने क्या किया, स्टोरेज या फिर साइलोज में उसको स्टोर किया और पैक किया। इस प्रकार से हमारा ये सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लग रहा है साथियों, लाइक करना जरूर मत भूलिएगा, और कोशिश करिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी लाभ उठा पाए। क्योंकि हम तय कोशिश कर रहे हैं आपको एक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वेल प्लान मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाए, और आपके एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है आपका मोटिवेशन हमारे लिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, पढ़ाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमको अच्छा लगता है, तो हमारे लिए कुछ कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं हम 4 मेजर कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट। ये क्या होता है, इसको हम बोक कंपाउंड ऑफ सीमेंट के नाम से जानते हैं, या फिर आपको एग्जाम में भी आ सकता है इंग्रेडिएंट ऑफ क्लिंकर के नाम से आ जाता है। इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट नहीं, इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट आएगा तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लाइम, सिलिका,
आयरन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ क्लिंकर की, तो हम वहाँ पे 4 मेजर प्रोडक्ट होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं, हम उनकी यहाँ पे लिखाई उसका हम राइट डाउन करते हैं। वो क्या क्या है आइए देखते हैं। जो हमारा पहला कंपाउंड है वो हम बोलते हैं उसको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम लिखते हैं C3S। इसको आप जानते होंगे, C3S के नाम से इसको राइट डाउन करते हैं, शॉर्टकट होता है C3, मतलब कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसकी जो अमाउंट होती है हमारे क्लिंकर में वो हमारे होते हैं 25 to 50%। अब ये क्या करता है कि ये अच्छा जो कंपाउंड है वो गुड स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, और ये जो हमारा क्लिंकर है उसको पिसाई मतलब आसानी से पीसने में सहायक करता है, ताकि आसानी से पीस जाए, उसकी हम ग्राइंडिंग आसानी से कर पाएँ। और यहाँ बोला गया कि ये इट हाइड्रेट रिपीटली जनरेट हाई हीट टू डेवलप अर्ली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। अब क्या होता है, जल्दी से हाइड्रेट होता है, जब हम इसमें वाटर मिक्स करते हैं तो जल्दी से हाइड्रेट होता है और हाई अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे जनरेट करता है, जिस कारण हमको सीमेंट की जल्दी हार्डनेस और स्ट्रेंथ मिलती है। किसके कारण, हमारी C3S के कारण। जो अर्ली स्ट्रेंथ होती है मतलब कि 7 डेज स्ट्रेंथ होती है, आप देख लीजिएगा, जो 7 डेज स्ट्रेंथ होती है और हार्डनेस होती है वो C3S के कारण हमको यहाँ पे मिलती है। राइजिंग द, यहाँ बोला गया राइजिंग द C3S सीमेंट बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट द हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेज। यदि हम इसकी जो परसेंटेज अमाउंट है सीमेंट में वो बढ़ा दें, जो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बढ़ जाएगा। ये हमको नहीं चाहिए, या फिर जब हमको चाहिए होता है तो इसको हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन हम उसको बढ़ा देते हैं C3 की मात्रा को बढ़ाते हुए। C3 इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द गेन स्ट्रेंथ एट अर्ली स्टेजेज। ये सिर्फ 7 दिन के लिए जो स्ट्रेंथ मिलता है उसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि ये 28 दिन तक भी अपना स्ट्रेंथ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, रिएक्शन इसकी कंटिन्यू रहती है। इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे ज़्यादा है कि नहीं है, 500 जूल पर ग्राम। 1 ग्राम C3A 500 जूल यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे हीट यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे C3 की ये बात होती है। C2S की बात करें, जिसको हम बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, C2S राइट डाउन करते हैं। इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 20 to 45%। अब यहाँ पे क्या करता है, ये हाइड्रेट होता है और हार्ड कैसे होता है, स्लोली होता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तुरंत स्ट्रेंथ नहीं, अल्टीमेट। मान लीजिए 28 डेज के बाद जो सीमेंट को स्ट्रेंथ मिलती है उसके लिए C2S हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही साथ जो C2S होता है वो केमिकल अटैक से सीमेंट को रजिस्ट करता है, और यदि हम C2S की मात्रा को बढ़ा देते हैं सीमेंट में तो क्या होता है, रिड्यूस अर्लियर स्ट्रेंथ। जो हमारा अर्लियर जो 7 डेज या 28 डेज स्ट्रेंथ है वो तो घट कम हो जाएगा, लेकिन लास्ट में जो और बोला गया हीट ऑफ हाइड्रेशन भी हमारा कम हो जाएगा। क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम हो जाएगा। और बोला गया जो C2S अपना जो रोल है या फिर कहें जो रोल अदा करती है सीमेंट में, जो कंट्रीब्यूशन करती है, वो 14 दिन से लेकर 14वें दिन से स्टार्ट होती है और वो 1 साल या फिर और तक कंटिन्यू करती है। मतलब इसका जो रिएक्शन फ्लो होता है 14 दिन के बाद से रिएक्शन करना स्टार्ट होता है। और बोला गया आफ्टर 20 डेज द गेन ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू C2S द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज 260 जूल पर ग्राम। 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ आती है वो C2S कार्ड आती है, और जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो हमारा है 260 जूल पर ग्राम। ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा C2S का कार्ड हुआ। और आगे बात करते हैं हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब बात करते हैं C3A की, जिसका अमाउंट होता है सीमेंट में 5 to 12%। अब ये बात होती है कि इट रैपिडली रिएक्ट्स विद वाटर, जैसे हम वाटर से तुरंत ये रिएक्ट करती है, और ये फ्लैश सेट, जो हमारी फ्लैश सेट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फाइनली ग्राउंडेड क्लिंकर का। जब वाटर मिलाते हैं तो जैसे मैंने बताया पहले कि आपको देखेंगे 5-6 मिनट में ऐसा लगेगा सीमेंट हमारी सेट होगी, वो सेट नहीं होती है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको पता चलेगा तो ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण होता है। द फ्लैश सेट रैपिडली सीमेंट इज क्लिंकर, उसको हम रोक सकते हैं किसके कारण, जब उसमें जिप्सम ऐड कर देते हैं 2 से 3% तक, उस फ्लैश सेट को हम यहाँ रोक देते हैं, रुक सकता है। लिस्ट स्टेबल कंपाउंड, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, जल्दी यहाँ पर रिएक्शन करता है, और अधिक से अधिक यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हमने बात किया था C3S की, यहाँ पे C3S से भी ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए 500 जूल पर ग्राम था, लेकिन यहाँ पे इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो है 865 जूल पर ग्राम। तो ये लिस्ट स्टेबल कंपाउंड है, सिर्फ थोड़े समय के लिए यहाँ पे आपको सीमेंट में देखने को मिल जाएगा, बहुत लेस ड्यूरेबल है। और अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, तो क्या होता है स्ट्रक्चर में ये क्रैश के लिए भी सस्पेक्ट माना जाता है, आपको क्रैश देखने को मिल जाएगा। और यहाँ बोला गया एनी सीमेंट हैविंग C3 कंटेंट इज मोर, अगर सीमेंट में हमारी C3 मतलब कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा ज़्यादा है, वो क्या करेगा, हमारे जो स्ट्रक्चर हैं मोर लेवल फॉर सल्फर अटैक, उसमें हम सल्फर अटैक ज़्यादा होने की संभावना होती है। C3 की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें सल्फर अटैक ज़्यादा देखने को मिल सकता है।
और बोला यहाँ पे इट कंट्रीब्यूट्स इन 24 आवर स्ट्रेंथ आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर। जब वाटर को सीमेंट में ऐड करते हैं तो हमको जो 24 घंटे में उसकी स्ट्रेंथ देखने को मिल जाती है वो हमको C3 प्रोवाइड करवाता है। अब अगला कंपाउंड आता है हमारा C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। इसकी जो परसेंटेज होती है वो 6 से 12% होती है इन क्लिंकर। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये भी हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे एज कम्पेयर टू C2S से ज़्यादा है, लेकिन C3S से हमको कम हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। आगे इसका जो स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है, और साथ में ये भी सिर्फ 24 घंटे के लिए जो हमारा स्ट्रेंथ देखने को मिलता है सीमेंट में, वो इसके कारण कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन 420 जूल पर ग्राम है। ये हमारे हो गए बोग कंपाउंड, इसको बोलते हैं क्योंकि इसका जो इन्वेंशन हुआ था बोग नाम से एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इन सारे का जो है नॉमेनक्लेचर पड़ा हुआ है यहाँ पे। और आपको एक नाम और देखने को मिल जाएगा एलाइड, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट, इसी के नाम से उनको भी बोला जाता है। वो बोग नेम, उनके बोग कंपाउंड के नेम है, वो आप देखेंगे आपको मिल जाएंगे गूगल पे, वो उसके नाम पे भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सीमेंट। बहुत ही लंबा टॉपिक है साथियों, आपका साथ चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आप अभी भी हमारे साथ बने रहेंगे। अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीमेंट, फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं, हम अभी टेस्ट ऑफ सीमेंट पढ़ना है। 2 टॉपिक हमको कवर करने हैं, तो आइए देखते हैं। पहला हमारा टाइप ऑफ सीमेंट। अब हम यहाँ पे बात करें तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हेड सीमेंट, सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, वाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, एयर रिटेनिंग सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट और हाइड्रोफोबिक सीमेंट। इतने के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और सीमेंट तो इससे ज़्यादा भी प्रकार के होते हैं, ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे हम मेन लिए हैं क्योंकि आपको कभी कभी यहाँ दे देता है लास्ट में टिप्पणी लिखने के लिए, थोड़ा सा कमेंट ब्रीफ में एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी चीज़ दे सकता है और आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इन सबसे ये टॉपिक उठाना बहुत ही क्वेश्चन उठाना बहुत ही ईजी हो जाता है उन एग्जामिनर के लिए, तो ये ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो आइए बात करने पहले हम OPC सीमेंट। तो OPC सीमेंट क्या होता है, सबसे वाइडली यूज होने वाला सीमेंट है और हमेशा हर जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए ये सीमेंट यूज होता है। यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था कि लगभग यहाँ पे एक साल में 3.8 मिलियन क्यूबिक मीटर ग्लोबली बहुत OPC हम यूज कर लेते हैं। और लगभग हर तरह के जो सीमेंट होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी 3 ग्रेड में अवेलेबल होते हैं, OPC 33, OPC 43, OPC 53। अब ये नंबर है 43, 50, 63, सॉरी यहाँ पे हो गया 33, 43 और 53। ये क्या है ध्यान दीजिएगा, ये क्या करते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताते हैं। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताते हैं 28 डेज की, जो एक स्टैंडर्ड डेज में हमको के द्वारा हम ऑब्टेन करते हैं। मतलब कि यह बात करिएगा, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होता है जो हमको साइड पर मिलती है, लैब में नहीं, क्योंकि लैब का जो हमारा इन्वायरमेंट अलग है और जो हमको यहाँ पे साइड बात करते हैं उसका जो उसमें हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होता, तो वहाँ पे जो हमको स्ट्रेंथ मिलती है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और हम ये मान के चलते हैं कि ये 5% से ज़्यादा ये वैरी नहीं होती, जैसे हम लोग जो लैब में हमको मिलती है उससे 5% ज़्यादा ये वैरी नहीं होगी, उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये जो ग्रेड है ये बताते हैं कि इस ग्रेड की जो सीमेंट है वो 28 डेज के बाद उसकी स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट ये क्या होती है। इनमें हम क्या करते हैं, ये पोज़ोलानिक क्लिंकर हैं, इस पोर्टलैंड सीमेंट के साथ हम इसको पिसाई करके हम इसको बनाते हैं। इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाई एडिंग पोज़ोलाना with addition of gypsum or calcium sulfate or by intimately and uniformly blending Portland cement in fine pozzolana। मतलब क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। इसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट को हम जब सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं इसमें, तो हम क्या करते हैं पोज़ोलाना यूज करते हैं। पोज़ोलाना यहाँ पे एक राइस हस्क आप पढ़ेंगे, हम बाद में इसको बताते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में ये मिल जाएगा आपको। तो इसको हम क्या करेंगे, जिप्सम के साथ साथ इसको भी हम मिक्स करते हैं और कैल्शियम सल्फेट भी इसमें मिक्स कर देते हैं, और साथ में इसकी जब पिसाई करते हैं तो हमको और महीन रूप में हमको सीमेंट मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसमें क्या होता है कि ये हमारा वेरियस जो केमिकल अटैक से सीमेंट को होता है, वेरियस केमिकल अटैक से इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, ज़्यादा इस पर केमिकल अटैक नहीं होता, और कंपेयर टू द OPC। और इसके लिए ये भी और ज़्यादा यूज की जाती है, जैसे हमारा स्ट्रक्चर हुआ जहाँ पे सीवेज वर्क के लिए,
सीवेज वर्क हो गया हमारा, लेइंग कंक्रीट अंडर वाटर हमको कोई कंक्रीट हमको वर्क करना है तो वहाँ पे ब्रिज, पायर्स, डैम और मास कंक्रीट वर्क में हम इसका यूज करते हैं पीपीसी का। मतलब कि जब हम वाटर कंस्ट्रक्शन करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं पीपीसी का अधिकतर, क्योंकि हमको अधिकतर केमिकल अटैक से हमको बचाता है, इसका रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है कंपेयर टू द ओपीसी, तो इसलिए हम पीपीसी का ज़्यादा यूज करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो मैरीन के बगल चल रहा है, तो वहाँ पे कौन सीमेंट यूज करेंगे, तो हम बोल देते हैं आसानी से पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा जो स्ट्रेंथ है वो जल्दी प्रोवाइड करवाता है, क्या जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। जो ओपीसी सीमेंट का स्ट्रेंथ 7 दिन में हमको मिलता है वो हमको इस सीमेंट में हमको सिर्फ 3 डेज में मिल जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। और जबकि हम वाटर सीमेंट सेम ही वाटर सीमेंट रेशियो WC रेशियो हम क्या रखते हैं, सेम ही रखते हैं, तब भी हमको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो C3S की कंटेंट है, जो C3S की मात्रा है वो हम क्या थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसकी पिसाई थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, महीन कर देते हैं, तो ये हमको प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। इसलिए हम इसका यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ हमको फ्रेमवर्क जल्दी हटाना पड़ता है। मान लीजिए हमको जल्दी से बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है तो हमको जल्दी से फ्रेमवर्क हटाने हैं, हम वहाँ पे इसका हम यूज करते हैं। और साथ में हमका ये जो हमारी कास्ट बिल्डिंग की वो भी घटा देती है। जैसे यहाँ बोला गया दिस सीमेंट इज दैट फार्मवर्क कैन बी रिमूव अर्लियर, जल्दी हम फार्मवर्क को हटा सकते हैं, फिर उसका हम और विच इंक्रीज द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन रेट को बढ़ा देता है और कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को घटा देता है, क्योंकि हम जो फ्रेमवर्क कास्ट है वो कम हो जा रहा है। लेकिन ये देखने को मिला है कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो कास्ट है वो खुद ही ज़्यादा है, तो कास्ट में ज़्यादा हमको इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ जो कंस्ट्रक्शन रेट है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारा रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, रोड वर्क कंस्ट्रक्शन हुआ, कंक्रीट प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन मतलब जो हम प्री कास्ट कंक्रीट होता है वहाँ पे हम इसको अधिकतर यूज कर लेते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें हमको स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिलता, स्ट्रेंथ हमारी सेम रहेगी जो ओपीसी वाली होती है, लेकिन जो सेट होगा वो जल्दी सेट हो जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम द रेट ऑफ गेन स्ट्रेंथ इज सिमिलर टू द ओपीसी सीमेंट, स्ट्रेंथ मिलेगी वो ओपीसी का जो 7 दिन में ओपीसी सीमेंट की मिलेगी, वही हमको क्विक सेटिंग सीमेंट का भी स्ट्रेंथ 7 दिन में ही देखने को मिलेगा, बस ये है कि ये सेट जल्दी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ देखिएगा व्हाइल क्विक हार्डनिंग सीमेंट गेन्स स्ट्रेंथ क्विकली फार्मवर्क इन बोथ केसेस कैन बी रिमूव्ड अर्लियर, इसमें भी हम जो फार्मवर्क होता है उसको हम जल्दी से निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर बात हो जाती है। क्विक सेटिंग सीमेंट इज यूज्ड वेयर द वर्क इज कंप्लीटेड इन वेरी शॉर्ट पीरियड, जहाँ पे हमको जल्दी कम पीरियड में हमको कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है, या फिर एंड फॉर कंक्रीटिंग इन स्टैटिक और रनिंग वाटर। अब यहाँ पे देखिए जैसे रनिंग वाटर है वहाँ पे हमको या फिर वाटर के अंदर कंस्ट्रक्शन करना है, वाटर के अंदर, तो हम क्या करेंगे क्विक सेटिंग का यूज करेंगे, ताकि हमारा जो सीमेंट जल्दी सेट हो जाए, कंक्रीट जल्दी सेट हो जाए, वो वाटर साथ फ्लो ना कर पाए, इसलिए वहाँ पे हम क्विक सेटिंग का यूज करते हैं। जब रनिंग वाटर की बात आए तो वहाँ पर क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करेंगे, और वहीं पर जब हमारा बात है कि वाटर कंस्ट्रक्शन में जहाँ पे बात होती है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं किसका, पीपीसी का। अब लो हीट सीमेंट क्या होती है, हम इसका हम यूज करते हैं मास कंस्ट्रक्शन के लिए, जहाँ पे हमको अधिक मात्रा में कंक्रीट की यूज होती है। यहाँ पे क्या बोला जाता है, इसमें हम क्या करते हैं जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है उसको 6% से कम कर देते हैं, और यहाँ पे C2S जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है उसकी मात्रा को हम बढ़ा देते हैं, तो हमको यहाँ पे लो हीट सीमेंट हमको देखने को मिल जाती है। और क्या है यहाँ पे देखिएगा जो लो हीट सीमेंट होती हैं वो मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे ग्रेविटी डैम्स होगी या लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, उसके लिए हमको यहाँ पे ग्रेविटी डैम्स के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको हाइड्रेशन जो हीट है हाइड्रेशन सीमेंट की वो लो होती है, जिस कारण ये जो क्रैक होते हैं, हीट कारण जो क्रैक आती है सीमेंट में उसको हम कंक्रीट में उसको हम वो रोक देती हैं, तो हमको एक यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है किसका, लो हीट ऑफ सीमेंट का यूज करने से। आगे हम बात करते हैं, बोला गया है कि दिस सीमेंट हैज इंक्रीज पावर अगेंस्ट सल्फेट्स एंड इज लेस रिएक्टिव एंड इनिशियल सेटिंग टाइम इज ग्रेटर देन ओपीसी। इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो ओपीसी से ज़्यादा होती है, साथ में ये सल्फेट अटैक से ज़्यादा यहाँ पे इसके पास पावर होती है सल्फेट अटैक से अपने आप को बचाने के लिए, और ये रिएक्टिव कम होती हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्या होती है इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे सीमेंट साथी हैं, देखिए अभी हमने बात किया 13, अभी हमने 6वें बात कर रहे हैं, सभी को आपको एक बार रिवाइज करना है, ध्यान रखना है कौन सीमेंट क्या होती हैं। बिल्कुल एक हमने इतना टेक्निकल स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ कि कितना % रखते हैं क्या रखते हैं, बस इतना बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में याद भी रहे। क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इज यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सल्फेट अटैक। हमको सल्फेट अटैक से कम करना होता है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा C3A है और C4AF का है, इसकी हम मात्रा को, कंटेंट को हम कम कर देते हैं। ये दो चीज़ हमको याद रखना है। और यहाँ पे कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हमको ये देखना होता है कि वहाँ पे सल्फेट एक्शन हो सकता है वाटर के द्वारा और सॉयल में। तो जैसे हम कैनाल लाइनिंग बात करते हैं, कलवर्ट में, रिटेनिंग वाल और साइफन में हम इसका सीमेंट को यूज करते हैं, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का। अब यहाँ पे एक ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो 60% स्लैग है उसको हम यूज करते हैं क्लिंकर के ग्राइंडिंग के समय, जिससे हमारा जो कास्ट है वो रिड्यूस हो जाता है थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रिडोमिनेंट हो जाता है। ये मेन फर्नेस क्या आता है, हमारा होता है यहाँ पे जो कास्ट है उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क का, क्योंकि हम उसमें क्या कर लेते हैं, एक क्लिंकर के साथ साथ हम यहाँ पे 60% स्लैग यूज कर लेते हैं उसमें। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये हाई एल्यूमिना सीमेंट को हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है। देखिए यहाँ पे सीमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर यूज करते हैं, जैसे हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज किया जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं बॉक्साइट यूज करते हैं, लाइम एंड ग्राइंडिंग विद द क्लिंकर के पिसाई के समय हम इसमें बॉक्साइट और लाइम को यूज करते हैं। और ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी कहलाती हैं। और इसका क्या होता है, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम बहुत कम होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम हम इसको देख सकते हैं 3.5 आवर, और साथ में इसके साथ हमको 5 आवर्स की फाइनल सेटिंग टाइम को देखने को मिल जाएगी। आगे बात करें, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा वर्केबल होता है देन OPC। और यहाँ पे वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमको हाई टेम्परेचर एक्शन या फ्रॉस्ट या फिर एसिडिक एक्शन हमको देखने को मिलते हैं, वहाँ पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या फिर हाई एल्यूमिना सीमेंट का हम यूज करते हैं। वाइट सीमेंट क्या होता है आप जानते होंगे, जो हमको देखने में सफ़ेद दिखती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड की मात्रा को हम कम रखते हैं और इसको हम डेकोरेटिव पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हमारा हो गया फेसिंग पैनल, टेरियो सरफेस के लिए हम इसको यूज करते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डेकोरेटिव के लिए यूज करते हैं, लाइक एक्सटर्नल रेंडरिंग बिल्डिंग्स, फेसिंग स्लैब, फ्लोरिंग, ऑर्नामेंटल कंक्रीट प्रोडक्ट। और जैसे हमको बगीचे में या फिर गार्डन में हमको पाथ बनाने हैं तो वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। स्विमिंग पूल में हम यूज करते हैं वाइट सीमेंट का, तो ये हमारा वाइट सीमेंट में होता है। एक्चुअली हमारा मेन मकसद क्या होता है, यहाँ पे हम आयरन ऑक्साइड की मात्रा को हम यहाँ पे यूज नहीं करते, क्योंकि उसके बाद हमारा जो सीमेंट का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, तो हमको ध्यान देना है। कलर्ड सीमेंट क्या होता है, इसमें 5 से 10% तक हम कलर्ड पिगमेंट यूज करते हैं। जिस कलर का हमको चाहिए सीमेंट, उस टाइप का हम कलर पिगमेंट वहाँ पे हम यूज करते हैं। एयर इंटेनिंग सीमेंट क्या होती है यहाँ पे, वो ध्यान दीजिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, एयर इंटेनिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे हमारा हो गया रेजिन, ग्लूज, सोडियम साल्ट या फिर सल्फेट्स। ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर को जब हम ग्राइंड करते हैं तब हम ये सारी चीज़ें हम यूज करते हैं, उसमें मिलाते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं। यह करता है हमारा वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ताकि और विथ स्मॉलर वाटर सीमेंट रेशियो। जब हमारी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, वर्केबिलिटी क्या होती है साथियों, ध्यान दीजिएगा। जो उसको हम देखते हैं ना, अगर कंक्रीट हमारी हार्ड है, मतलब कि ज़्यादा उसमें वाटर मात्रा नहीं है, तो हम उसमें ज़्यादा हमको वर्क करना पड़ता है, एफर्ट देना पड़ता है उसको प्लेस करने के लिए। वहीं पे उसकी जो फ्लो है ज़्यादा फ्लो कर जा रही है, तो हमको उसमें वर्क करना पड़ता है उसको प्लेस करने के लिए। तो जो फ्लो ऑफ ईज है, मतलब कितना जल्दी हम, कितनी आसानी से हम वर्क कर पा रहे हैं, वो हमारी कहलाती है वर्केबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एयर इंटेनिंग सीमेंट जो होती है उसके हमारी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, और वाटर सीमेंट हमको भी ज़्यादा नहीं पड़ा, वाटर सीमेंट रेशियो हमको ज़्यादा नहीं करना पड़ता, तो हमको फ़ायदा हो जाता है। और साथ में जो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस है, जो उसका फ्रॉस्ट से नेगेटिव रेजिस्टेंस है, वो हमारी इंप्रूव हो जाती है। अब यहाँ बात की गई एक्सपेंसिव सीमेंट की। एक्सपेंसिव सीमेंट में हमको यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कंक्रीट सेट होती है तो वो श्रिंक नहीं करती, और कब, ना तो ड्यूरिंग में ना तो आफ्टर हार्डनिंग में। और जहाँ पे हम यहाँ पे जो डक्ट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे ग्राउटिंग ऑफ एंकर बोर्ड्स, जो एंकर बोर्ड्स होते हैं उनका हम जो ग्राउटिंग करते हैं तब वहाँ पे यूज करते हैं, ताकि वो श्रिंक ना हो और उसका स्पेस बीच में पूरा तरह से फिल हो जाए। या फिर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट डक्ट्स, जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होती हैं उसके जो बीच में डक्ट्स होते हैं, उसमें हम यूज करते हैं एक्सपेंसिव सीमेंट की। अब बात आती है लास्ट में साथियों हम बात करने वाले हैं हाइड्रोग्राफिक सीमेंट की। अब क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आप कुछ नाम याद रहें। सीमेंट तो बहुत हैं, आप अभी देखने जाएंगे तो आपको ये तो बेसिक हम बात करते हैं। आज के दिन में बहुत सारे सीमेंट आ जाते हैं, आप देखते होंगे ये सीमेंट यूज़ करो आपके घर में सीलन नहीं आएगी, ये चीज़ नहीं होगा। अलग अलग जैसे एडमिक्सचर यूज़ करके वो हम क्या करते हैं, सीमेंट की प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर लेते हैं, साथ में कंक्रीट की प्रॉपर्टी भी हमारी चेंज हो जाती है।
तो हाइड्रोग्राफिक सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वाटर रिपेलेंट केमिकल्स। कैसे हम केमिकल्स में वाटर रिपेलेंट केमिकल्स यूज करते हैं। हैज हाई वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, और इससे क्या करती है, इसकी वर्केबिलिटी भी ज़्यादा होती है और स्ट्रेंथ भी हमारा ज़्यादा होता है। इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिपेलिंग वाटर एंड इज अनइफेक्टिंग ड्यूरिंग द मानसून और रेन्स। जहाँ पे हमारी मानसून ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये क्या है, वाटर को रिपेल कर देते हैं। तो ये हमारे बेनिफिट मिल जाता है हमको हाइड्रोग्राफिक सीमेंट हमको यूज करने से। तो सीमेंट वहाँ पे यूज करते हैं जैसे हमारे डैम्स हो गए, वाटर टैंक्स हो गए, स्पिलवे हो गए, वाटर इन स्टेजर में हम इसका यूज करते हैं। के साथ हमने बात की अभी टाइप्स ऑफ सीमेंट की, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ जानकारी रखना जरूरी था कितने कितने टाइप्स के सीमेंट होते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं वेरियस टेस्ट ऑन सीमेंट। सीमेंट में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो पहला जो हमारा टेस्ट होता है वो फील्ड टेस्ट होता है, मतलब कि जैसे हमारा कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, हम वहाँ पे लैब में नहीं जा पाए, हमको साइड पर ही सीमेंट चेक करना हो गया, तो उस पर हम कौन कौन सा टेस्ट करते हैं। और सेकंड हमारा आता है लैब टेस्ट का। दोनों आसान है, आप इसको समझ लेंगे हम, और इसको आसानी से एग्जाम में लिख भी पाएंगे। फील्ड टेस्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फील्ड टेस्ट में हमारा ये देखे जाते हैं कि जो कलर है सीमेंट का वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और थोड़ा सा जो है ग्रे कलर होना चाहिए विथ लाइट ग्रेनिश शेड। यहाँ पे सीमेंट हम उसकी कलर को देखते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है हमारा, अगर हम सीमेंट को थोड़ा सा 2 फिंगर में हम हाथ में लेकर के उसको थोड़ा सा टच करें तो हमको एक स्मूथ फील आनी चाहिए, उसमें स्मूथ फील आनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और यदि हम उसमें सीमेंट के बैग में अपने हाथ को डालें, इंसर्ट करें, तो हमको ठंडा लगना चाहिए, हीट नहीं लगना चाहिए। अगर वो हीट वार्म लग रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन का रिएक्शन, जो हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, हीट ऑफ हाइड्रेशन उसमें होने लगा है, मतलब उसका जो रिएक्शन वो स्टार्ट हो चुका है, तो फिर हम उसको यूज नहीं करेंगे एट द साइड पे। अगला है प्रेजेंस ऑफ लम्प। हमको ये देखना है लम्प्स क्या चाहती है, देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए इस साइड देखिए यहाँ पे फाइंड्स हैं, इसके जो ग्रेन्स फाइंड्स है, लेकिन यहाँ देखिए कुछ बड़े साइज के, आपको बड़े साइज के यहाँ पे लम्प्स देखने को मिल पा रहे हैं, तो ये लम्प्स नहीं होने चाहिए। अब यहाँ बोला गया द मॉइस्चर कंटेंट अबाउट 5 to 8%, इंक्रीज द वॉल्यूम में बी मच एज 20 to 40%। यदि हमारा सीमेंट में मॉइस्चर 5 to 8% होता है तो ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ा देता है। किसका, लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट है कंक्रीट का, सैंड का हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडिंग ऑफ सैंड, सैंड का हमारा क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड, वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। इसलिए हमको स्लम्प नहीं होना चाहिए, अगर स्लम्प है तो वहाँ पे मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर के साथ हमारा जो सैंड का वॉल्यूम है वो भी बढ़ा रहेगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे ए थिक पेस्ट ऑफ सीमेंट विथ वाटर इज मेड विद इन अ पेस्ट ऑफ थिक ग्लास। मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए एट द फील्ड में हम क्या करते हैं कि वाटर, सीमेंट और वाटर का एक पेड़ बनाते हैं एक मोटा सा, उसको 24 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं, वाटर में। और यहाँ ध्यान देना चाहिए, उसको सेट हो जाना चाहिए, उसको क्रैक नहीं होना चाहिए, उसको सेट हो जाए, समझो वो उसमें स्ट्रेंथ है। और एक चीज़ कर सकते हैं आप क्या करते हैं, साइड पे आप सीमेंट को लीजिए और उसको हीट करवाइए। साइड पे कई सारे चूल्हे होते हैं या फिर वहाँ पे ओवन में हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं साइड पर ही। फिर उसका सीमेंट का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सीमेंट का कलर चेंज हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर हैं, फिर हम उसका यूज नहीं करते, या फिर उसको हमको पता चल जाता है कि इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर यहाँ प्रेजेंस हैं। एक चीज़ और करते हैं, हम क्या करते हैं, एक मुट्ठी सीमेंट लेते हैं, एक मुट्ठी में उसको हम एक क्लीन वाटर में डाल देते हैं। क्लीन वाटर में डालेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद जो सीमेंट के पार्टिकल है वो नीचे जो उसके जो सरफेस है, बॉटम सरफेस वो सेटल हो जाते हैं, वो तैरते नहीं रहेंगे, फ्लोट नहीं करेंगे, और वो आप कुछ देर बाद जो आपका वाटर वो आपको सिर्फ ट्रांसपेरेंट देखने को मिलने लगेगा फिर से, और सीमेंट पूरी तरह से नीचे बैठ जाएगा। तो वो है कि हमारा सीमेंट में कुछ ही अनवांटेड मटेरियल उसमें नहीं है, या फिर कुछ वहाँ पे इम्प्योरिटीज नहीं है। इम्प्योरिटीज होंगी तो वो सीमेंट क्या होगा, तैरने लगेगा। तो ये हमको ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं फील्ड में। अब चलते हैं साथियों, हम यहाँ पे बात करते हैं लैब टेस्ट की। लैब टेस्ट में हम क्या क्या चेक करते हैं, सीमेंट की फाइनेस चेक करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, साउंडनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। इतने की हम बात करने वाले हैं। टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतने की हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो साथियों मैं फिर से बोलूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ही जो आप सब्सक्राइब करते हैं वही हमारा मोटिवेशन होता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक आपको बनता है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जाइएगा साथियों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ये चलते हैं, बात करते हैं फाइनेस टेस्ट की। फाइनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें बिल्कुल आसान सा होता है। हम इसमें ये देखते हैं कि क्या हमारा जो सीमेंट है प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई है कि नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सीव लेते हैं, 2 प्रकार से इसका चेक किया जा सकता है, एक सीव एनालिसिस किया जाता है और दूसरा हमारा होता है परमिबिलिटी अपैरेटस टेस्ट। तो हम यहाँ पर सीव एनालिसिस की बात करें, पहले सीव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, 100 ग्राम आप सीमेंट लेते हैं, फिर उसको BIS जो BIS सीव है 9 नंबर का,
उसमें हम 15 मिनट तक उसको सीविंग करते हैं। फिर ये देखते हैं कि कितना मटेरियल हमको सीव पर हमारा पास हुआ और कितना उस पर रिटर्न हुआ है। तो यहाँ बोला गया जो रेजिड्यू है, मतलब कि जो हमारा सीमेंट का वेट जो हमारा सीव पर रिटर्न हुआ है वो 10% मतलब ओरिजिनल वेट का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर 100 ग्राम लिए हैं, 100 ग्राम हमने लिया है, तो हमको 10 ग्राम से ज़्यादा हमको सीव पर सीमेंट रिटर्न नहीं होना चाहिए, बाकी हमको पास हो जाना चाहिए। ये हमको फाइनेंस टेस्ट बताता है। और एक अपार्टस होता है, परमिबिलिटी अपार्टस टेस्ट। इसमें हम क्या देखते हैं, सीमेंट के पार्टिकल को जो सरफेस एरिया है उसको मेजर करते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा ही बेटर होता है, क्योंकि यहाँ बोला गया दिस टेस्ट इज बेटर दैन द सीव टेस्ट। और अधिकतर अब हम मॉडर्न में हम यही परमिबिलिटी अपार्टस टेस्ट लेते हैं, और क्योंकि ये सीव टेस्ट से ज़्यादा यहाँ पे बेटर होता है। और जो स्पेसिफिक सरफेस एक्ट एज ए मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल ऑफ एवरेज साइज। आपको पता है यदि हमारा जो पार्टिकल साइज जो हमारा होता है कम होता है तो उसका जो हमारा सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है, और यदि हमारा जो साइज ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उसका जो सरफेस एरिया होता है कम होता है। तो इसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे फाइनेंस टेस्ट कर लेते हैं इसकी सीमेंट की। अगला आता है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट। हम इसमें ये डिफाइन करते हैं कि हमको जो सीमेंट में वाटर मिक्स करना हो कितना मिक्स करना है, अमाउंट ऑफ वाटर, कितना हमको अमाउंट ऑफ वाटर हमको सीमेंट में मिक्स करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अपार्टस होता है विकार्ट अपार्टस, उसको हम यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख पाए होंगे, इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखे होंगे जब इसको लेबोरेटरी में इसको टेस्ट करते हैं तब। इसमें क्या होता है, हम 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं, लगभग 24 to 30% अप्रॉक्सीमेट उसमें वाटर हम मिक्स करते हैं। अब देखिए जब 24 लेंगे तो 72 ग्राम हो जाएगा, अगर हम 30% लेते हैं तो 90 ग्राम वाटर हम उसमें मिक्स करेंगे। ये फिक्स नहीं है, इसको हम चेंज भी करेंगे, ये देखते हैं हम। अब यहाँ पे जो वाटर और सीमेंट को हम यहाँ पे मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। फिर हम यहाँ पे एक मोल्ड होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, मोल्ड है। इसमें हम क्या करेंगे, सीमेंट पेस्ट को हम यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो काम है ये 2 to 3 मिनट, यहाँ लगभग 3 मिनट के अंदर ये होना चाहिए। 2 मिनट के से कम टाइम में हम यहाँ पे इसको सीमेंट पेस्ट को फिल कर दें, और 3 मिनट से ज़्यादा भी ये तो होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हम जो ये मोल्ड है इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद यहाँ पे एक प्लंजर होगा, प्लंजर में हम यहाँ पे निडल लगाएंगे। देखिए यहाँ पे गार्ड कंसिस्ट ऑफ निडल इज अटैच टू मूवेबल रॉड विथ इंडिकेटर अटैच टू इट। यहाँ पे इंडिकेटर लगा होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक निडल लगाएंगे। निडल लगाने के बाद क्या करेंगे, जब हम सीमेंट को यहाँ पे रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 अपार्टस, 3 अटैचमेंट क्या हो गया, स्क्वायर निडल, प्लंजर और निडल विथ एनुलर कॉलर। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ स्क्वायर निडल को यहाँ पे हम अटैच करते हैं। इसको हम अटैच करेंगे, फिर इसको हम छोड़ेंगे, ऊपर से सीमेंट को रखने के बाद हम इसको यहाँ से रिलीज कर देंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब हम निडल लगा होगा तो जो हमारा निडल होगा इसमें जो पेस्ट होगा उसमें हम क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा तो अंदर जाएगा निडल। तो यहाँ पे उसी से हम यहाँ बात करते हैं। अब क्या हुआ, देखते हैं कितना वो निडल अंदर पेनिट्रेट किया है, हमको कितना पेनिट्रेशन लेना है। बात करें तो यहाँ पे हमको बॉटम से 5 mm to 7 mm का यहाँ पे हमको देखना है कि नीचे से पेनिट्रेशन है वो 5 to 7 mm हमको देखने को मिल जाए। और जो इसका डायमेंशन तो लगभग 40 mm होता है, तो हमको यहाँ पे ऊपर से टॉप की बात करें तो 35 से 33 mm हमको ऊपर से हमको यहाँ पे निडल पेनिट्रेट करनी चाहिए। ये तो नहीं करती है तो फिर हम वाटर का जो अमाउंट है वो चेंज करते हैं, फिर चेक करते हैं। और ये हम तब तक करते हैं जब हमको टॉप से 33 to 35 का पेनिट्रेशन हमको देखने को मिल ना जाए। और जिस अमाउंट ऑफ वाटर पे हमको ये पेनिट्रेशन देखने को मिलता है वो हमारा आता है कंसिस्टेंसी। वो हम कहते हैं सीमेंट की कंसिस्टेंसी, वो परसेंटेज हमारा वाटर होता है। फिर उसको हम आगे टेस्ट के लिए भी लेते हैं। इसके आगे हम जब बात करेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें, अलग टेस्ट की यूज करें, तो वो परसेंटेज हम लेते हैं वाटर की। देखिए कैसे, ये हमारा विकार्ट ऑपरेटर्स है। यहाँ देखिए हमने लीडर लगाया हुआ है, यहाँ हम देखिए हम प्लंजर भी लगाए हैं। इसका जो साइज होता है वो 1 mm स्क्वायर में होता है। तो ये देखिए यहाँ पे प्लंजर जो होता है 50 mm इसका ये हाइट होती है, 10 mm डाया होता है। इसका जो कॉलर होता है यहाँ पे कॉलर होता है, ये प्लंजर पूरा, ये देखिए यहाँ पे 5 mm 5 mm। तो ये आपका विकार्ट ऑपरेटर्स है। और यहाँ पे हमारा मोल्ड होता है, इसकी हाइट हमारी होती है 40 mm। तो अगर हम पेनिट्रेट कर रहे हैं तो हमारा जो नीडल है वो 33 to 35 mm हमारी पेनिट्रेट होनी चाहिए, और नीचे से बात करें 5 to 7 mm यहाँ पे बची होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम इसको मेजर करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो ग्रेजुएटेड होते हैं जहाँ पे हम इसकी डिस्टेंस को हम मेजर कर पाते हैं। अब चलते हैं आगे, हम बात करते हैं सेटिंग टाइम की।
सिटिंग टाइम के लिए भी हम यही सारी चीज़ें करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट को मिक्स करते हैं, कंक्रीट मिक्स किया जाता है विथ वाटर, और वहाँ पे वाटर की अमाउंट क्या होता है 0.85 पी, मतलब कि 85% वाटर लेते हैं किसका, पी हमारा क्या है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ये हमने अभी मेजर किया है। और फिर इसको हम विकार्ड जो मोल्ड होता है उसमें हम फिल करते हैं, जिसमें अभी हमने बात किया था विकार्ड में, फिर हम इसमें इसको हम फिल करेंगे। फिर उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नीडल को उसमें अटैच करेंगे, किसमें, विकार्ड ऑपरेटर्स में। अब जैसे हम फिल करेंगे फिर उसको हम तुरंत क्या करेंगे, वहाँ पे नीडल को सीमेंट पेस्ट पर पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ करेंगे, मतलब ऊपर से जो उसका प्लंजर है उसको हम रिलीज करेंगे। अब बिगिनिंग में हम क्या होगा, हम देखते हैं कि जो हमारा नीडल है वो सीमेंट पेस्ट को पूरी तरह से पेनिट्रेट कर जा रही है। अब ये तुमको नहीं चाहिए। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग टाइम इंटरवल पर हम, अब यहाँ पे देखिए ना, पेस्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं, पेस्ट वही है, उसको हम कहेंगे थोड़ा सा पेस्ट का जो प्लेस है वो चेंज कर देंगे, ताकि जहाँ पे पहली बार पेनिट्रेट हुआ था नीडल वहाँ पे दोबारा पेनिट्रेट ना हो। अब क्या होगा वहाँ पे, फिर उसको थोड़ा सा प्लेस को चेंज कर दिए, फिर कुछ टाइम बाद फिर हम उस नीडल को फिर रिलीज किए। अब वहाँ प्रोसेसर को तो हम तब तक करेंगे जब हम ये नहीं देखते कि जो हमारा नीडल है वो ऊपर से 33 to 35 mm तक पेनिट्रेट ना कर पाए। जब हमारा करने लगे, जब हमारा नीडल है वो 33 to 35 mm तक ऊपर से पेनिट्रेट करने लगे, तो हम समझ लीजिए वो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया। अब यहाँ पे वो हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ बोला गया इनिशियल सेटिंग टाइम यहाँ पे हो सकता है 30 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा हो जाना चाहिए हमारा ओपीसी के लिए। अगर हमारा लो हेड सीमेंट है तो 60 मिनट यहाँ पे इसका अलाउ होता है। अब यहाँ पे फिर ये तो हमारा हो गया इनिशियल सेटिंग टाइम। अगर हमको फाइनल सेटिंग टाइम करना है तो अब हम क्या करेंगे, उसी नीडल में हम क्या करेंगे, एक एनुलर कॉलर अटैच करेंगे, ये वाला जो एनुलर हमारा कॉलर है। इसका जो हमारा अगर हम बॉटम में लें तो हमको ये दिखेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें कॉलर भी अटैच करेंगे नीडल के साथ साथ। अब फिर हम इसको फिर रिलीज करेंगे। अब फिर हम वो टाइम चेक करेंगे कि जहाँ पर नीडल तो धंस जाए, नीडल तो पेनिट्रेट कर ले, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा जो हमारा जब इसको लगाते हैं क्या करते हैं कॉलर को, तो यहाँ पे सिर्फ ये 1 mm हमको दिखाई देता है, ये जो नीडल निकली हुई आगे सिर्फ 1 mm होती है, तो ये तो पेनिट्रेट कर जाएगी। इसका तो हमको मार्क्स आइडेंटिफिकेशन हमको देखने को मिल जाएगा, किस पे, इंप्रेशन देखने को मिल जाएगा किस पे, सीमेंट पे। लेकिन जो कॉलर अटैच हुआ है उसका हमको वहाँ पे इंप्रेशन देखने को ना मिले, हम वो टाइम नोट करते हैं। और वो जो टाइम होना चाहिए वो जो सीमेंट और वाटर ऐड मिक्स किए उसके बाद वो 10 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, उसे 10 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ हम बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम, ये हमारा इस प्रकार से हम मेजर करते हैं। फिर आता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ये क्या होता है उसको हम बात करते हैं। तो ये टेस्ट क्या होता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम टेस्ट करते हैं उससे। फिर हम इसमें जो सीमेंट और सैंड का 1:3 रेशियो का लेते हैं। इसमें जो हमारा सीमेंट रिक्वायर होता है वो 185 ग्राम सीमेंट लेते हैं। फिर इसमें जो वाटर की मात्रा रखते हैं वो रखते हैं P/4 + 3%। देखिए इतना कैलकुलेशन करेंगे उसको हम परसेंट निकालेंगे इसका बाय वेट ऑफ सीमेंट। फिर मोटार में हम ऐड करेंगे, फिर मोटार को हम मोल्ड में रखेंगे। मोल्ड क्या है साथियों ध्यान दीजिएगा, सीमेंट की टेस्ट कर रहे हैं तो 70.6 mm क्यूब का हम वहाँ पे मोल्ड होता है, क्यूब होता है वो क्यूब में हम उस मोटार को फिल करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ देखिएगा, फिर उसको हम 2 मिनट के लिए वाइब्रेट करेंगे। फिर डैम्प केबिन में 24 आवर के लिए उसको हम रख देते हैं। फिर वहाँ पे स्पेसिमेन को निकालते हैं। अब वहाँ पे हम क्लीन वाटर में उसको क्यूरिंग करते हैं, सबमर्ज कर देते हैं। सबमर्ज वाटर में उसको भिगो देते हैं ताकि वो क्यूरिंग होती रहे। क्यूरिंग क्या होती है अभी हम कंक्रीट पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे, डिफाइन करेंगे। अब क्या होगा, जो क्यूब हमारा है वो क्यूब हम 3 दिन पर और 7 दिन पर हम टेस्ट करेंगे। अब मान लीजिए हमको 3 डेज पर हमको 3 एवरेज निकालते हैं ना, तो 3 क्यूब हमारा यहाँ पे हो जाएगा और 7 डेज पर 3 क्यूब टेस्ट करेंगे तो 6 क्यूब हम यहाँ पे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कितना, 6 से 7 क्यूब हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे ताकि हम 3 क्यूब का टेस्ट 3 डेज पर कर लें और 3 क्यूब का टेस्ट 7 डेज पर कर लें। फिर हम उस पर कंप्रेसिव जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हम यहाँ पे निकाल पाते हैं। वही फार्मूला हमारा है कि Py = F/A, फोर्स हमारा जो वहाँ पे लगेगा और एरिया हमारा जो यहाँ पे 76 से यहाँ पे है वो हमारा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। जो क्यूब है तो 70.6 × 70.6 ये हमारा सरफेस एरिया निकल जाएगा। उसके कारण हम यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम यहाँ पे निकाल पाएंगे। अगला हमारा आता है साउंडनेस टेस्ट। हमने कई बार बात किया कि हमारा सीमेंट है वो अनसाउंड होना चाहिए, उसमें साउंडनेस नहीं होना चाहिए, मतलब उसका एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। वो क्या है, तो ये क्या होता है, जब उसमें लाइन प्रेजेंट होता है तो क्या करता है, सेट होने के बाद वो एक्सपैंड होता है, उसकी परसेंटेज हम यहाँ पे निकालते हैं और वही हमारा सीमेंट को साउंड बनाता है।
तो यहाँ पे हम सीमेंट पेस्ट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं और 78% सीमेंट का हम 78% हम सीमेंट के वेट का हम वाटर लेते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, सीमेंट पेस्ट बन गया, फिर उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोल्ड इज प्लेड एंड इट इज फिल्ड बाय सीमेंट पेस्ट। ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं ली चेटलियर अपार्टस। ली चेटलियर अपार्टस, साथ ध्यान दीजिएगा, ली चेटलियर अपार्टस में हम इसको यूज करते हैं, साउंडनेस टेस्ट हम इसमें टेस्ट करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सीमेंट को हम फिल कर देंगे, सीमेंट पेस्ट को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अब सीमेंट पेस्ट को फिल करने के बाद यहाँ पे छोटी सी ग्लास प्लेट होती है, जिसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ग्लास प्लेट को यहाँ पे लगाते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, हम 24 घंटे के लिए इसको वाटर में, पूरी असेंबली को, देखिए ये पूरा जो है पूरे को हम यहाँ पे वाटर में डुबा के रख देते हैं 24 घंटे के लिए। फिर यहाँ पे 24 घंटे के बाद इसको निकालते हैं। फिर इनकी दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इन दोनों के जो यहाँ पे इसको हम इंडिकेटर बोलते हैं, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है इसको हम मेजर करते हैं। इंडिकेटर को हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसको हम नोट करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, द मोल्ड, इसको हम फिर वाटर में प्लेस करेंगे। अब हम वाटर को हीट करेंगे, मतलब कि अब वाटर को हम हीट करेंगे, इस प्रकार से हीट करेंगे ताकि वो 30 मिनट में हम वो उसके बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि इस प्रकार से उसको बॉयल करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने, वाटर को पहुंचने के लिए हमको 30 मिनट का टाइम लगे। इस रेट से हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। और इस वाटर को हम 1 आवर तक हम इसको बॉयल करेंगे। वाटर को बॉयल किए, अब हम क्या करेंगे, मोल्ड को बाहर निकालेंगे, फिर इसको हम कूल होने देंगे, ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद कुछ टाइम जब कूल हो जाएगा तो फिर हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। फिर इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, फिर हम देखेंगे कि दोनों रीडिंग जो हमने हीट करने से पहले लिया था और हीट करने के बाद लिया, उन दोनों के बीच 10 mm से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 10 mm से ज़्यादा डिफरेंस होगा मतलब उसमें लाइम जो है प्रेजेंट है और वो हमारा सीमेंट क्या है, वो अनसाउंड है, सॉरी साउंड है, मतलब कि वो बाद में इसमें इंस्पेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम जब आपको बताया ली चेटलियर के बारे में, अपार्टस के बारे में, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या क्या होती है। तो ये जो हमारा इंडिकेटर होता है, ये यहाँ से यहाँ इंडिकेटर, इसका जो लेंथ होती है 165 mm, ध्यान दीजिएगा 165 mm। और जो इसका डाया होता है, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ इसका डाया, ये डाया जो होता है वो होता है हमारा 30 mm, और जिसकी हाइट होती है वो भी हमारी होती है 30 mm। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे पूरा रिंग नहीं होता, यहाँ बीच में आपको एक स्प्लिट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस एरिया पे यहाँ पे एक स्प्लिट मिल जाएगा, जिसका जो हमारा बीच का गैप होता है वो साथ ही होता है 0.5 mm का। मतलब कि यहाँ पे जैसे ये होता है ना, ये मान लीजिए हम टॉप व्यू बना रहे हैं तो यहाँ पे पूरा क्लोज नहीं होगा, ये थोड़ा सा पूरा क्लोज नहीं मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक स्लिट होगी, स्प्लिट आपको स्लिट मतलब कि झर्री आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो डायमेंशन होती है हमारी 0.5 mm, 0.5 mm आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और जो प्लेट की थिकनेस होती है वो भी हमारी कितनी होती है, 0.5 mm। तो आपको डायमेंशन आसानी याद हो जाएगी, क्या 30 mm इसकी डाया, 30 mm इसकी हाइट, 0.5 mm की इसमें जो स्लिट होती है और 0.5 mm की इसकी जो थिकनेस होती है प्लेट की, और इसका जो डायमेंशन होता है वो हमारी जो इंडिकेटर का जो लेंथ होती है हमारी 165 mm। तो ये हमारा ली चेटलियर अपार्टस होता है, और ली चेटलियर अपार्टस के द्वारा हम साउंडनेस टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ये थोड़ा आगे चलते हैं, हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस देखिए हम जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने क्या बनाया था, क्यूब बनाया था। लेकिन यहाँ पे हम एक इसका एक अलग यहाँ पे एक शेप का होता है, शेप फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रिकेट। क्या फॉर्म करते हैं, ब्रिकेट। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं 1:3 रेशियो का सीमेंट और सैंड सीमेंट का प्रिपेयर करते हैं, मोटार यूज करते हैं। जो वाटर का परसेंटेज होता है वो हमारा होता है P/5 + 2.5%। और ये किसका होता है, मोटार में ऐड करते हैं ताकि उसको प्लेट बनाया जा सके। फिर उस मोटार को हम क्या करते हैं ब्रिकेट मोड में फिल करते हैं। फिल करने के बाद जब इसकी इस प्रकार फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा जैसे मान लीजिए फिल है, ऊपर क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे टॉप में एक हिप बन जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड स्पैटुला द्वारा उसको हम बीट करते हैं, और तब तक बीट करते हैं जब तक उसके ऊपर हमको एक वाटर की, यहाँ पे देखिए वहाँ पे वाटर सरफेस पर वाटर हमको यहाँ पे न देखने को मिलने लगे। और यही प्रोसेस हमारा एक बार ऊपर करें एक बार नीचे करें, क्योंकि यहाँ पे ये टॉप है, ये बॉटम है, ये टॉप है, तो दोनों तरफ हमको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए एक तरफ ये मान लीजिए टॉप है, इसके पीछे भी यहाँ बॉटम होगा, दोनों तरफ इसको हम प्लेन करेंगे। और इस प्रकार से प्लेन करेंगे किसे, जो स्पैटुला होता है उसके द्वारा हम इसको प्लेन करेंगे, पीट कर तक, और तब तक पीटेंगे जब तक हमको यहाँ पे सरफेस पर वाटर अपीयर ना होने लगे। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रिकेट को हम यहाँ पे 24 आवर के लिए यहाँ पे डैम्प रूम में रख देंगे। मतलब कि यहाँ पे डैम्प की बात ये होती है कि यहाँ थोड़ा सा
नमी हो, बिल्कुल हार्ड रूम में नहीं रखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मोल्ड को रिमूव कर लेते हैं। ये जो मोल्ड है उसको हम रिमूव कर लेंगे। फिर यहाँ पे ब्रिकेट आर टेस्टेड एट इन अ टेस्टिंग मशीन एट द एंड ऑफ द 3 days एंड 7 days। जैसे हमने क्यूब को टेस्ट किया 3 डेज और 7 days के इंटरवल पर, उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 days और 7 days के इंटरवल पर हम यहाँ पे इसको भी यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हम देखेंगे। जनरली हमको देखने को क्या मिलता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है सीमेंट का वो 10 to 15% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का होता है। किसका कितना 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो साथियों आपको खुशखबरी बता दें कि यहाँ पे हम इस लेक्चर को समाप्त होने की ओर है और सिर्फ आपके यहाँ पे एक टॉपिक और बचा है जिसको हम पढ़ने के बाद यहाँ पे इस पूरे लेक्चर का या फिर इस पार्ट के वीडियो को हम यहाँ पे एंड करेंगे। तो वो हमारा है यूज ऑफ सीमेंट। इतना पढ़ डाले, इतनी सारी चीज़ें पढ़ डाले तो ये बिल्कुल आसान सा है। देखना कि हमारा यूज ऑफ सीमेंट कहाँ कहाँ होता है, बिल्कुल आसान सा है। देखिए कहाँ पे यूज करते हैं। टू प्रिपेयर सीमेंट मोर्टार, सीमेंट मोर्टार सीमेंट कंक्रीट ये दोनों अलग अलग हैं। सीमेंट मोर्टार में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्रीगेट हम नहीं मिक्स करते। क्या एग्रीगेट हम नहीं मिक्स करते, लेकिन जब सीमेंट कंक्रीट की बात आती है तो हम इसमें हमको सीमेंट सैंड एग्रीगेट तीनों हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमको फायर प्रूफ और थर्मल प्रूफ स्ट्रक्चर बनाने होते हैं तो हम सीमेंट का यूज करते हैं, या फिर जब हमको हाइड्रोग्राफिक या फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम सीमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि उसी प्रकार हमारे पास सीमेंट अवेलेबल है। यदि हमको केमिकल प्रूफ स्ट्रक्चर बनाने हैं तभी हम सीमेंट का यूज करते हैं। ग्राउटिंग मटेरियल, ग्राउटिंग मटेरियल क्या है, मान लीजिए कहीं पे हमको कुछ डिफेक्ट देखने को मिल गए बिल्डिंग में, फिर उसको हम ग्राउटिंग करते हैं, प्रेशर के द्वारा हम क्या करते हैं उसको हम फिल करते हैं, तो हमारी होती है ग्राउटिंग। ग्राउटिंग में सीमेंट का यूज करते हैं। कंक्रीट जो सीमेंट कंक्रीट रोड बनानी है तो वहाँ पे हम सीमेंट का यूज करते हैं। प्री कास्ट मेंबर हमको बनानी होती है तब हम वहाँ पे हम सीमेंट का यूज करते हैं। और यहाँ पे एस्थेटिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, मतलब कि हमको इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन बनाना है जो देखने में अच्छा लगे, जो उसको एस्थेटिक हो, तो वहाँ पर भी हम यहाँ पे सीमेंट का हम यूज करते हैं। तो साथियों बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आपने इस लेक्चर को मेरे साथ कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई होंगी, क्योंकि जो पहला यूनिट साथियों बहुत ही बड़ा है और हर लेक्चर मैं कोशिश करूँगा ये 3 से 4 लेक्चर जाएगा पूरे यूनिट को फिनिश करने में। तो आज हमने यूज किया जिप्सम और सीमेंट का लेक्चर हमने कंक्लूड किया और अब फिनिश किया। अब मिलेंगे अगले की वीडियो में, इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर जरूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।